है, कौन-सा चश्मा पहनना चाहिए, किस तरह का टाई लगाना है, वीमेन का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, उसमें अगर साड़ी पहन रहे हैं, कौन-सा कैरी कर रहे हैं। तो ये सब भी बात ध्यान रखना है, तो उसको हम लोग आज समझेंगे, जानेंगे और क्या-क्या विशेष महत्वपूर्ण है, जैसे कि अब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी अगर कुछ बहुत जानते हैं, किसी का चॉइस अगर डीवाईएसपी है, तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कितने आप जानते हैं, उसमें क्या-क्या लूपहोल्स है, क्या चैलेंजेज़ है। हम लोगों ने 3F पे भी बात किया था, फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज़, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अगर इधर बात करते हैं कि आपकी हॉबीज़ हॉबीज़ में क्या है, हॉबी इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारा प्रश्न है, बहुत सारा आयाम है। एसआरटी प्रश्न आता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उसमें आपको अलग-अलग प्रकार से हाइपोथेटिकल एसआरटी भी आ सकते हैं, लॉजिकल एसआरटी भी आ सकते हैं, उस पे भी काम करना होगा। अगर आपको 1 दिन के लिए सीएम बना दिया जाता है, 1 दिन के लिए आपको डीएम बना दिया जाता है, तो आप क्या बदलाव लाएँगे, क्या चेंजेज़ करेंगे? उसी प्रकार से लॉजिकल क्वेश्चन होता है कि आपके पास आपके क्षेत्र में किसी तरह का हिंसा हो गया है या क्राइम हो गई है या मॉब लिंचिंग हो गई है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे एज़ ए एसडीएम, एज़ ए डीवाईएसपी और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बीडीओ, सीओ वगैरह-वगैरह, तो उसपे हम लोग भी बात करेंगे। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको आप देखिए, ये आपका 7 जो 8 कॉपी है, उस पे काम करना है पहले। समय ज़्यादा नहीं बचा है, क्योंकि बहुत जल्दी-जल्दी ही चीज़ें प्रयासरत है, तो होपफुली कि इस समय से ही मैक्सिमम 20 से 25 दिन, इसलिए आप तैयार रहें उस चीज़ के लिए। ये सारा आपको ये दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन पे? यस सर। यस सर। तो ये सारा कंटेंट है, देखिए नगरीय जनसंवाद जो अलग-अलग प्रकार का कैंपेन, स्कीम्स, संवाद चलते रहता है, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो बिहार को भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है कि बिहार में क्या-क्या चुनौतियाँ हैं, बिहार का ज्योग्राफिकल, बिहार का हिस्टोरिकल, बिहार का पॉलिटिकल और महत्वपूर्ण चुनौतियाँ क्या है, कौन-कौन सा पोटेंशियल सेक्टर है, जो हम लोग मेंस में किए थे, उसी को इन शॉर्ट, इन ब्रीफ रखेंगे और अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाएँगे, बाकी हम लोग क्लास में भी बताएँगे। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है, गवर्नमेंट क्या है, ई-गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है, फिर आप उधर जाते हैं तो अ, उसमें बहुत सारा जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और लायबिलिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है, स्मार्ट गवर्नेंस क्या है, तो ये बेसिक टर्म है, जानना है। पब्लिक सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट में क्या डिफरेंस है, आप क्या बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट या पब्लिक सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन में भी अलग-अलग प्रकार का ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन, ग्राम पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटेरिएट मतलब कैसे चलता है, ओवरव्यू हम लोगों ने लिया था क्लास में। फिर हम लोग एक बार अच्छे से जानेंगे, इसलिए जानना है कि उसका अगर आप 20% भी, 10% भी कुछ टर्म्स यूज़ कर दिए, कुछ एप्लीकेशंस बता दिए, तो एक अच्छा इम्पैक्ट बनेगा और वही 2-5 नंबर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में हेल्प करेगा। तो उसको भी हम लोग जानेंगे। ब्लॉक में कौन-कौन से स्टाफ्स होते हैं, ग्राम पंचायत पे अभी जो पंचायत सत्ता भवन का जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, पंचायत सत्ता भवन को हम लोग मिनी कलेक्ट्रेट कहते हैं, कि मिनी कलेक्ट्रेट ऑफ ग्राम पंचायत। तो उसको कैसे उसका क्या यूटिलाइज़ है, कौन-कौन लोग बैठते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलती है। उधर आते हैं ब्लॉक लेवल पे, तो ब्लॉक लेवल पे भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, सिर्फ नहीं बीडीओ, सीओ है, बाकी और भी बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, उनका क्या काम है। तो वो आपके पास मशीनरी है, ऐज़ ए आप एसडीएम बनते हैं, ऐज़ ए आप बीडीओ बनते हैं, ऐज़ ए आप सीओ बनते हैं, तो आपका क्या फंक्शन्स रहेगा, क्या प्रोफाइल रहेगा, तो उसको भी हम लोग जानेंगे। आपका पोस्ट प्रेफ़रेंस में भी पढ़ना है, तो टॉप 5 तो ध्यान रखना ही है और लास्ट का भी टॉप 3 आप उसको नीचे क्यों रखे हैं? मान लीजिए पूछ ही दिया, ये क्या काम करता है, क्यों नीचे रख दिए? तो ब्लैंक नहीं होना है। ब्लैंक वहाँ वही है जहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो वो क्षम्य है। लेकिन अगर आपके पास कांसेप्चुअल प्रश्न आ रहा है, आप वहाँ पे ब्लैंक हो गए हैं या कितना 23-24 पोस्ट है उसको पढ़ लेना है, क्या फंक्शन्स है। हम लोग क्लास भी लिए हैं इस पे, फिर से क्लास ले लेंगे तो उसको हम लोग अच्छे से करेंगे। करने का मतलब कोई भी एस्पेक्ट्स नहीं छोड़ना चाहिए।
इस बार आप देखिए भी कि बहुत सारे बच्चे का कई लोगों का नहीं हुआ, तो कुछ कमी हो रही होगी, चाहे वो लोग कुछ अनलकी भी रहे हैं, कुछ मान लीजिए किन्हीं का डीआई गलत हो गया, कुछ कुछ तो कमी होगा, तो उस कमी को अपना सुधारते हैं। तो वो एस्पेक्ट्स नहीं छूटना चाहिए कि पता चला कि मैं सही से ड्रेस कैरी नहीं किया, मेरा सूट ढीला था और सूट पैंट अच्छा टाइट हो सकता था, चश्मे अच्छे से कैरी नहीं हुआ, साड़ी वगैरह कुछ भी आपका एक्सटर्नल अपीयरेंस हो, इंटरनल अपीयरेंस हो, हर एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे। एक भी एस्पेक्ट्स छूटना नहीं चाहिए। आप बस हम एक स्टेप पीछे हैं, इसलिए इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। साथ-साथ इसके अलावा और क्या करना होता है कि जितने भी बेसिक्स जो आपने पीटी में पढ़ा है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, बेसिक जो याद रखना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में अकबर हो गया, अशोक हो गया, फिर आपका एंशिएंट सिविलाइज एंशिएंट में आपका वैदिक है, हड़प्पा है, बेसिक बहुत डीप पे नहीं जाना है। ऐसा हुआ कि मान लीजिए पूछ दिए, अच्छा ये बताओ हड़प्पा की खोज किसने किया? उसमें क्या-क्या स्पेसिफिक फीचर्स था? ये तो ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री ऑप्शनल वाले, ये अन्य बच्चों को भी पता होता है और जानते हैं, इतना तो पढ़े हुए होते हैं। क्योंकि अब जब मेरा इंटरव्यू था तो उसमें पॉलिटी से प्रश्न पूछा रहा था, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पूछा गया था। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जबकि तो ना तो मेरा पॉलिटी ऑप्शनल था, ना ही मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स था। अब वहाँ पे ब्लैंक वाली सिचुएशन बन गई थी थोड़ी-सी, तो उसको फिर किसी तरह से हैंडल किया गया। तो वो सिचुएशन नहीं बने, तो बेसिक जितने भी टर्म्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, चाहे वो ज्योग्राफी में हो, पॉलिटी में हो, इकोनॉमी में हो, बेसिक साइंस में भी हो, उसको पढ़ लेना। अब साइंस में ये मान लीजिए एसिड, बेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, ये सब बेसिक है। बायोलॉजी में भी हो गया किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बेसिक आपने पढ़ा है। कुछ फ़ॉर्मूलेज हो गए हैं केमिस्ट्री में, तो ये सब अभी से ही जो आपका नोट्स है, उसको अप टू डेट कर लें या एक बार रिवीजन कर लें। मॉक अभी बिल्कुल मत दें, जब तक आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो जाए। फुल कंप्लीट तैयारी होने के बाद ही मॉक दिया जाता है। तो प्रयास करें, मतलब फुल कंप्लीट मतलब इतना हो जाए कि कम से कम आपके पास जो 8 सेक्शंस हैं, उसका कम से कम कुछ भी नोट्स 5, 7 पेज, 10 पेज का नोट्स हो, ताकि यू फील कॉन्फिडेंट। पता चला कि आप कॉन्फिडेंट ही फील नहीं कर रहे हैं और जाके आप दे रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करना है। मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ कि देखिए इसको थोड़ा-सा जनरल क्वेश्चन है, डाउनलोड नेट स्लो है क्या? ठीक है, इसको देख तो हम लोग ये देखते हैं, जो डाउनलोड है उसको देखते हैं। देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पे विज़िबल है? जी। ओके, देखिए, अब ये आप जो देख पा रहे हैं, तो इसमें ये हम लोग का जो मॉड्यूल था, यही था कि प्रयास यही करना है कि हर एक सेक्शन कवर हो जाए। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी सेक्शंस हैं, उसको टच करें, बाकी आप लोग को मेहनत तो करना ही है, फुल फ्लेज्ड मेहनत करना है। जैसे डेफ है, तो डेफ में क्या-क्या चीज़ों का ख्याल रखना है। एक आपका इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में भी हम लोग बताए हैं, उसको कैसे कि वहाँ पे नाम, जाति, होम टाउन का चर्चा नहीं करना होता है। सीधे आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन से बात होती है। आई हैव डन 12th ये 10th बताइए, 12th बताइए या फिर ग्रेजुएशन से बताइए। अगर आपका ग्रेजुएशन भी है, पीजी भी है, तो वहाँ से बता सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन तक ही है, तो आई हैव डन 10th दिस, आई हैव डन 12th। उसके अलावा फिर आपका कोई स्पेसिफिक अगर कुछ रहा है अचीवमेंट उसके बता सकते हैं, कोई जॉब में वो बताएँगे, उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या है, हॉबीज़ क्या है, वही 4-5 लाइन्स का इंट्रोडक्शन होता है। नेम डिटेल्स तो यूपीएससी में दिखाया था, यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार अपना कि आपका नाम ये क्यों है, ये ऐसा तो पूछा नहीं जाता है और पूछा नहीं जाना चाहिए, तो फिर भी ये आपका नाम है, आपके से रिलेवेंट क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, इसको ध्यान रखते हैं तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। 10th 12th और डीओबी, आपका डीओबी कब है, देखिए उसमें रहता है प्रपत्र में डीओबी। तो नाम डिटेल्स तो नहीं पूछा सकता है, लेकिन इससे अगर जो उनकी नज़र पड़ी गई, कोई इम्पोर्टेंस डेट्स रहा 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 3 दिसंबर, जो कि फेमस पर्सनैलिटी का डेट ऑफ बर्थ है, तो उससे मान लें किन्हीं का हॉबी है,
अब क्रिकेट देखना 24 अप्रैल, अब उसमें भी लिखा हुआ है। तो रैंडमली कोइंसिडेंस हो सकता है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो उस तरीके का देख लेना है। 10th, 12th ग्रेजुएशन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका 10th किस कॉलेज से हुआ है, उस कॉलेज से क्या नाम, अगर कोई फेमस पर्सनैलिटी है, क्यों नाम पड़ा है, उस संबंधित किस टाउन में है, उस टाउन का क्या, जब भी हम लोग पढ़ते हैं ना किसी जगह का नाम, तो ये यूनिवर्सल है। किसी भी जगह को काम करना है, चाहे वो अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, पटना, या आपका होम टाउन है, होम टाउन में कौन-सा कॉलेज, एज 10th, 12th, वो अगर जिनका सेम है तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, उस पे काम करेंगे। या बिहार पे काम करना है, तो अलग-अलग एस्पेक्ट से, कौन-कौन सा, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव भी पढ़ लेना है। साथ-साथ वहाँ का फेमस कोई फूड क्यूजीन है, कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसका क्या वहाँ का इम्प्लीकेशन है, क्या चैलेंजेज़ है, और क्या बेहतर क्वालिटी है, बेहतर फीचर्स है, और साथ-साथ आपके माइंड में क्या सजेशन है। मान लें वहाँ आपने उस शहर में 10 साल, 15 साल बिताया है, तो आपके एज़ ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये मतलब आप समझिए कि ओवरऑल जब भी कोई प्लेस को पढ़ें, चाहे बिहार पढ़ें, पटना पढ़ें, अपना होम टाउन पढ़ें, या कंपैरिज़न करना है बिहार का, यूपी का, तो इस एंगल से पढ़ना है, बाकी हम बताएँगे ही। पटना सबके लिए कॉमन है, इसलिए इसको ज़रूर पढ़ना है। पटना पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि पटना एक तो कैपिटल है ही, कैपिटल के साथ-साथ अब मेट्रो कैपिटल भी बनने वाला है। इसके अलावा पटना एक एजुकेशनल हब है, पटना में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनी हैं, साथ-साथ हिस्टोरिकल्स भी प्लेसेस हैं, एक ऐतिहासिक शहर रहा है हमारा, तो हर एक एंगल से पटना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पटना का भी उसी एक अर्बन चैलेंजेज़ है, उसका रूरल चैलेंजेज़ है, पटना में कितना जितना घर है, अब मान लीजिए कोई पढ़ाई भी करके किए हैं पटना, पटना का चर्चा हुआ, आपसे पूछ ही दिया गया कि आप किस वार्ड में रहते थे, कितना वार्ड है? सपोज़ करिए कि वहाँ पे आपका आईएएस जो बैठे हुए हैं, वो आयुक्त रह चुके हैं, मान लीजिए उसके माइंड में आ गया, अच्छा ये बता दो कितना वार्ड है पटना? तो कहने का मतलब कि पटना को भी जान लें अच्छे से, 75 वार्ड से। तो पटना को भी जानना है, पटना को भी उसका हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने सब डिवीज़न हैं, वहाँ क्या चुनौतियाँ हैं, चुनौतियाँ क्या हैं? पॉल्यूशन सबसे बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं, सीवेज की चुनौतियाँ हैं, ट्रैफिक जैम्स की चुनौतियाँ हैं। उसके अलावा एजुकेशन हब है तो आज भी एक सिंक्रोनाइज़्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं है। बिजली का तार आज का भी चुनौती वही चुनौतियाँ हैं, तो सब चीज़ों पे कैसे आपका क्या प्लान होना चाहिए, कैसे उसको सही कर सकते हैं? कचरा उठाओ, आज भी वो प्रॉब्लम है, गार्बेज बना रहता है, उसको आप कौन-कौन सा प्लान होना चाहिए? प्लान क्या हो सकता है? शिफ्टिंग कैपिटल्स जैसे आंध्र प्रदेश ने किया था, मुज़फ्फरपुर को बना सकते हैं, गया को बना सकते हैं, बिहार शरीफ को बना सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स, लेजिस्लेटिव कैपिटल्स, ये भी एग्ज़ाम्पल हो सकता है। एजुकेशनल हब्स को भी, जिस पूरा पटना एजुकेशनल हब्स बना हुआ है, उसको शिफ्ट किया जा सकता है। मान लीजिए भागलपुर है, गया है, मुज़फ्फरपुर है, तो उसको सर फिर, कुछ बोल सकते हैं? हाँ, बताइए? सर जैसे ये बेसिक चीजें हैं तो मुझे लगता है कि अमूमन सबको ये पता ही होगा। अच्छा होता है अगर हम कुछ फ्रूटफुल करते, जैसे करंट पे डिस्कशन या कोई किसी टॉपिक पे डिस्कशन, या फिर बिहार के। देखिए, एक्चुअली क्या है ना, ये पहला क्लास है, इसलिए सभी लोगों के लिए, इसलिए ये आपको पता है चीज़ें, है ना? सबको मान लीजिए जो पहली बार चयन हुए हैं या जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो उस हिसाब से ये बात रखी जा रही है। बाकी अगली क्लास में हम लोग वही चीज़ लेंगे, या तो आपका बिहार चलेगा, या करंट अफेयर्स चलेगा, या एसआरटी चलेगा, ओके? तो ये आपका पटना डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो गया, कुछ जो बेसिक क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, उसको भी हम लोग एक क्लास में लेंगे कि आप सिविल सर्विस क्यों जॉइन करना चाहते हैं? आपका सिविल सर्विस के प्रति कब से इंटरेस्ट रहा? और ये देखिए, अब ये बेसिक प्रश्न है, इसको तो अच्छे से करना ही करना है। अब मान लीजिए, ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विस? आप मान लीजिए आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, आपने आईटी किया है, इंजीनियरिंग किया है, एनआईटी से पढ़े हैं, और आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, या आप कहीं अच्छे जॉब में हैं,
लेवल 9 के जॉब में हैं, फिर आप आना चाहते हैं, आपका एक अच्छा पैकेज है आईटी सेक्टर में, फिर आना चाहते हैं। तो हर एक व्यक्ति का अलग-अलग पर्सनैलिटी है। तो ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। पता चला कि आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ ली हैं और बेसिक चीज़ें पे स्टक कर गए और वहाँ पे आप अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पाए। ये नहीं करना है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना है कि प्रयास करना है कि जितने भी जो संभवतः प्रश्न जो आते हैं, आप क्यों जाना करना चाहते हैं? आपने ये ऑप्शनल क्यों लिया? आपकी ये हॉबी है तो क्यों हॉबी है? बहुत सारा बेसिक प्रश्न आता है, आपका पहला चॉइस ये क्यों है? तो उसका पॉइंट ज़रूर बना के रख लें, अभी से ही, ताकि आप जब कहीं जाएँ देने तो प्रश्न तो ये सब कॉमन रहे कि हाँ, ये सब आपका सोचना ना पड़े। आप अच्छे से उसको जो भी टर्म यूज़ करें, उसके टर्म के ऊपर भी काम कर लें। तो ये ध्यान रखना है, ये डेफ का हम लोग फिर बाकी हम लोग शॉर्ट्स में बता देंगे क्या-क्या करना है, इंट्रोडक्शन में क्या-क्या लेना है, उसमें ध्यान रखना है। हम लोग क्लास लिए हैं, फिर से क्लास लेंगे। ये हॉबीज़ इंटरेस्ट की बात है, हॉबीज़ में भी ये बात ध्यान रखा जाता है। व्हाट इज़ हॉबी? हॉबी क्या है? हॉबी इंटरेस्ट में क्या बेसिक डिफरेंस है? अभी बेसिक चीज़ें हैं। आपके पास दुनिया भर की हॉबी पता चला कि आप 4-5 हॉबी रखे हुए हैं। आप कुकिंग करते हैं, गार्डनिंग करते हैं, आपको पेंटिंग पसंद है। पता चला कि आपको हॉबीज़ या इंटरेस्ट में बेसिक डिफरेंस पता नहीं है। तो ये गलती ये नहीं करना है। आपसे वो बहुत ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें की बात लेकिन प्रयास ये करना है कि आपको चीज़ पता रहे। तो हॉबी इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? जनरली जो होता है इंटरेस्ट जो है हम लोग क्या करते हैं हॉबी में क्या है कि लीजर टाइम में वो हमेशा अपने को प्लीज़ करने के लिए करते हैं। इंटरेस्ट में है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि उसको रेगुलर करें। जबकि हॉबीज़ क्या है ऑन अ रेगुलर बेसिस हम लोग व्हेन वी गॉट फ्री टाइम, व्हेन वी गॉट लीजर टाइम, वी यूज्ड टू डू, वी प्रेफर टू डू, दैट इज़ कॉल्ड हॉबी। उसको ऑन अ रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इंटरेस्ट ऐसा कुछ नहीं है, हाँ, उन्हें पसंद है, वक़्त मिला, बहुत ज़्यादा उसको एम्फैसिस करके नहीं कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा पैशनेशन नहीं है कंपैरेटिवली हॉबी को। तो ये ध्यान रखना हॉबी और इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, क्या हॉबीज़ है, आपको हॉबी क्यों पसंद है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज़ है, उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, क्या कुछ आपका उस इस्तेमाल हो सकता है या अपने आप को कैसे रिलैक्स फ़ील करते हैं हॉबी के माध्यम से, आपका यही हॉबी क्यों है? अगर है तो उसका अलग-अलग एस्पेक्ट से भी काम करना होगा। उसका कोई हिस्टोरिकल जैसे मान लीजिए किन्हीं को चेस खेलना पसंद है, तो उसका हिस्टोरिकल क्या है? कहाँ से में ओरिजिनेट हुआ था? वर्तमान में कौन है ग्रैंड मास्टर? हमेशा देखा जाता है कि तो लॉजिकल भी फैक्चुअल भी कि साउथ से ही ग्रैंड मास्टर जनरली तमिलनाडु और केरला से ही निकलते हैं। ऐसा क्यों है? या आंध्रा से जनरली जो 4 साउदर्न स्टेट्स उसी से निकलते हैं। ऐसा क्यों है? अभी क्रिकेट में देखते हैं तो फिर क्रिकेट में आईपीएल का क्रेज़ है या सिर्फ़ ओनली स्पोर्ट्स में क्रिकेट ही है। तो फैक्चुअल भी साथ-साथ कॉन्सेप्चुअल भी। जो आपकी हॉबीज़ है, किन्हीं का राइटिंग पोएम्स है, लिसनिंग शायरी है, सॉन्ग्स है, वगैरह-वगैरह, सिंगिंग है, डांसिंग है, तो ऐसा हॉबी रखें उसपे साथ-साथ काम भी कर लें। ये आपका हॉबीज़ और इंटरेस्ट की बात हो गई। अब जैसे किन्हीं का पेंटिंग है, तो बस पेंटिंग, स्केचिंग, ड्राइंग ऑल 3 आर डिफरेंट थिंग्स। तो ये अब पता चला कि आपकी पेंटिंग हॉबी है, बाकी स्केचिंग और ड्राइंग के बारे में आप काम नहीं किए हैं, कौन-कौन सा तो वो उसको भी काम करना है। आगे देखते हैं ये ग्रेजुएशन, पीजी सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ग्रेजुएशन में समय देते हैं, तो बीएससी करते हैं या बीए करते हैं, तो यू आर गिविंग योर 4 इयर्स, 3 इयर्स टाइम। तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता हो, किन्हीं का बीएससी केमिस्ट्री है, कुछ बेसिक्स फ़ॉर्मूले पता हो, फ़िक्चे का फ़ॉर्मूला पता हो, उसके अलावा भी ये जो इन्वेक्स वहाँ पे टॉक्स सॉरी मैं भूल एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो वहाँ पे यूज़ किया गया था, उसका क्या फ़ॉर्मूला है, जो कंटेम्पोरेरी इश्यूज़ है, बेसिक में मान लिए बेस क्या है, एसिड क्या है, किंग ऑफ एसिड क्या है, कौन है, लीव्स पेयर, लीव्स एसिड कौन-सा है, तो मतलब बेसिक केमिस्ट्री आपका बेसिक पता नहीं है। या मान लीजिए अभी वर्तमान में जैसे ड्रग्स का जो होता है, उसका संस्था का नाम क्या है, सीडीएससीओ है, उसमें क्या-क्या बाकी है, अमेरिका में एफडीए है, कैसे हैंडल करती है, उसका फिर एपीआई क्या है। तो केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री का जो बेसिक है, साथ-साथ आपका कंटेम्पोरेरी है। उसी प्रकार से कि कोई भी ब्रांच है, किन्हीं का सिविल है, किन्हीं का इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है। अब सिविल में ही क्या है, अभी वर्तमान में
पुल का समस्या है, कोलैप्सिंग हो रहा था, रोड बन रही है, राम जानकी मार्ग, रक्सौल से लेकर के, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखा जाता है, सिविल वाला का है, मेट्रो है, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, मैकेनिकल का है, अलग-अलग एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसको भी देखना है। अपना-अपना जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में क्या-क्या है, वो हम लोग बताएँ भी, फिर से हम लोग एक रिव्यू लेंगे, अलग-अलग क्लास का ओवरव्यू लेंगे। तो इसको आप ज़रूर देख लेंगे, बेसिक क्वेश्चंस बहुत आप ऊपर नहीं जाना, 2 चीज़ मैंने बताया हूँ कि एक जो कंसेप्चुअल होता है, जो बेसिक प्रश्न होते हैं और उससे संबंधित कंटेम्परेरी जो चीज़ें न्यूज़ में है, कंटेम्परेरी उससे संबंधित डेवलपमेंट्स हुआ है, तो उसको पढ़ लें। अभी मान लीजिए सिविल का ही बात करें तो बिहार में बहुत सारा चीज़ डेवलपमेंट्स हुआ है। अब ये केमिस्ट्री वगैरह में बताया ही कि ड्रग्स से संबंधित है या एक्सप्लोसिव सब्सटेंस जो दिल्ली में मिला, उसका क्या है, तो उसको पढ़ लेना है। तो जो बेसिक है, साथ-साथ जो कंटेम्परेरी इश्यूज़ है, उसको पढ़ेंगे। हर सब्जेक्ट का वही है, उसको देखना है अच्छे से। इसको हम लोग बाकी कैसे टैकल करना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको सब कुछ पता ही हो। लेकिन जहाँ कंसेप्चुअल हो, वहाँ पे ज़रूर प्रयास करना है बताने का। इंटरव्यू का एक चीज़ और महत्वपूर्ण है नॉलेज से ज़्यादा एटिकेट। एटिकेट क्या होता है कि आप मगर मान ली कोई जवाब नहीं आ रहा, तो सॉरी सर हल्का-सा चेहरे पे गंभीरनेस हो, अगर प्रश्न लाइट क्वेश्चन है तो हल्का-सा स्माइल कर दें, सॉरी सर। अगर उनकी बात से आप ना इत्तेफ़ाक रखते हैं, नहीं मतलब एग्री कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं हल्का-सा स्माइल के साथ सॉरी सर जहाँ तक मैं समझता हूँ एज़ फार एज़ आई कंसर्न ये आप कुछ-कुछ जो है सेंटेंस हिंदी वाले, इंग्लिश वाले ये ध्यान रखें। ये एटिकेट लगे कि आपकी बोली से जो है ना मीठा रस गिर रहा है, वो एटिकेट लाना है। उससे क्या होता है कि उसको अच्छा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर का ये है कि आप अपने सीनियर को किस तरीके से पेश आ रहे हैं, ये चीज़ देखते हैं। तो वो एटिकेट होना है, यस सर, सॉरी सर, अगर नहीं आ रहा है, सॉरी सर, पार्डन सर, आई विल सी इट सर, आई विल रीड इट सर, मैं इसे पढ़ लूँगा, मैं इसे पढ़ लूँगी, मैं इसे देख लूँगा। ये सब एटिकेट लाना है, हल्का स्माइल करना है, तो ये सब ध्यान रखेंगे। छोटी-छोटी बातें ही हैं, लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। यही एक-एक नंबर आपका बढ़ेगा। अब हम लोग तो 3-4 साल से ले रहे हैं इंटरव्यू। अब एक बच्चे का है कि अब ड्रेसिंग सेंस गड़बड़ हो गया, आप पहन लिए साड़ी, कैरी नहीं कर पाए। कोई चश्मा ऐसा लगा लिया कि एकदम बेढब हो गया, उसी पे प्रश्न पूछा जाना है कि आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, क्या ये पर्सनैलिटी आप पे सूट कर रही है? या मान लीजिए उसका क्या चश्मे का है, तो कोई चेन पहन के चला गया, तो वो सब चीज़ों का बात छोटा है लेकिन थोड़ा-सा भी मिस्टेक हुआ, 10-12 मिनट का कहानी है। फिर अगले 2 साल के लिए, 1 साल के लिए पीटी हुआ, मेंस हुआ, तो बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उसको अच्छे से माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ये क्लास भी मैं लिया हूँ, फिर से ले लूँगा। तो प्रयास इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, एक तो अभी वर्तमान में इलेक्शन खत्म हुआ है, इलेक्शन में क्या ध्यान रखना है, कितना परसेंटेज इलेक्शन हुआ है, कितना हुआ है कोई बताइए? कितना वोटिंग हुआ है बिहार में? 67% सर। 36% है। 66.9 हाँ, वेरी वेरी गुड। अब कोई ये बता दीजिए कि क्या-क्या बदलाव इस बार नए चेंजेज़ रहे थे? कोई एक बताएँगे? सर 100% वेबकास्टिंग था। इसके बाद सर बहुत सारे फैसिलिटीज़ थे, जैसे वहाँ पे मोबाइल रखने का सुविधा था, रैंप बनाए गए थे और इसके अलावा सर वहाँ पे हम लोग जो है सो मोबाइल से वोटिंग कर सकते थे सर, वो सब सुविधाएँ नई जुड़ी थी सर। सर बूथ का पुनर्गठन किया गया था, पहले 1500 होते थे एक बूथ पर, अब हाँ, 1200 इस का बार व्यवस्था 1200 की। थे। मोबाइल का और वोटिंग कहाँ है? ई वोटिंग नहीं था, उसको बोलते हैं ईटीपीबीएस, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो आप ये कहिए कि ये पोस्टल बैलेट के माध्यम से अब वो ई पोस्टल बैलेट हो गया। लेकिन ध्यान रखना ये सब चीज़ें मान लीजिए अब सपोज़ करिए कि सर अब एक वो चीज बैठा हुआ हाँ, बताइए। एक, एक चीज सर और इसमें इम्पोर्टेंट था जो 17C का फॉर्म था सर, वो पहले रेगुलर नहीं किया गया था देना, जिसको इस बार से सर वो कंपलसरी किया गया था। हाँ, ठीक। तो मैं यही बोल रहा था कि उसको ध्यान रखना है, जो भी बात बताना है ना, अब मान लीजिए कि वहाँ पे बैठे रह गए हैं कि डिप्टी सीईसी अगर इंटरव्यू ले रहे हैं, सपोज़ करिए, उनको बुला दिया गया आपके दिन। अब आप ये बता दिए, अब उनको लग गया, तो नहीं, जो बताएँगे फैक्चुअल बताएँगे कि हाँ, ये चीज़
ऑनलाइन वोटिंग तो हुआ नहीं, वो वोटिंग क्या हुआ, ऑनलाइन पोस्टल बैलेट वोटिंग, है ना, ध्यान रखेंगे। वो नगर और ताकि पालिका मैं में ये, हुआ था सर। हाँ नगर पालिका में हुआ था, तो वो ध्यान रखेंगे। और क्या मेरी बात हो रहा था, हाँ देखिए एक महत्वपूर्ण चीजें छूट गई, ईसीआई जो नेट, ईसीआई नेट जो है ये एप्लीकेशन था, उसमें प्रो ऐप, प्रिसाइडिंग प्रो ऐप, तो उस ऐप के माध्यम से इस बार जो है सारा कुछ अप टू डेट दिया जा रहा था कि सर कब पहली डिपाजिट बार हो गया है, एसआईआर जो कब है वो वोटिंग। बिहार से लागू किया गया था। हाँ ठीक है, ये सीबी, ये एक सबसे महत्वपूर्ण यही था कि आपका जो वीटीआर है 17C का जो बात कर रहे हैं, वो ऑनलाइन टाइम टू टाइम 9 AM, फिर उसके बाद 11 AM, 2-2 घंटा पे किया गया था। ये पहले मैनुअल हुआ करता था, इस बार पहली बार हुआ कि, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक तो हमारा इलेक्शन महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग जान लेंगे कि हाँ चुनाव हुआ, एसआईआर क्या है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और एक होता है स्पेशल समरी रिवीजन, एसएसआर, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको थोड़ा सा जान लेंगे, क्या चुनौतियां रही, ऐसा किन्हीं का माइक ऑन है, बंद कर लेंगे कृपया। फिर इसको देख लेंगे, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है, क्या चुनौतियां हैं, 3F पे हम लोग बात किए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केसेज हैं, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन डीवाईएसपी एज ए फर्स्ट चॉइस, तो ये सब भी उसको हम लोग देखेंगे। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या देखेंगे, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, सेक्रेटरीट कैसे फंक्शन करता है, क्या मशीनरी है, थोड़ा बहुत हम लोग उसको जानेंगे, इसलिए कि उसको हम यूटिलाइज कर सके अपने आंसर्स में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप बहुत, अगर मैं 2-4 पेज 5 पेज पढ़ाया या 1 घंटे की क्लास लिया, तो 1 घंटे में अगर आपको कुछ 5-10 वर्ष अगर आप यूटिलाइज कर पाए तो अच्छी बात है। जो स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही है और जो हमारी मशीनरी है, उस मशीनरी को इस्तेमाल करके कोई भी कैंप हो, कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी संवाद प्रोग्राम हो, कोई भी स्पेशल कैंपेन हो, तो उसको आप कैसे अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या कोई भी प्रोसेशन हो, तो उसमें आपका मशीनरी कैसे हेल्पफुल होता है। और एक अच्छा प्रशासनिक अफसर का मतलब यही होता है कि आपको नीचे से ऊपर हर चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स को समझना ज़रूरी है कि कैसे चीज़ें चलती है। इलेक्शन में भी हम लोग देखेंगे कि इलेक्शन में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें होती है, सेग्रीगेशन का है, जो पर्ची मिल गई थी, तो उससे संदेहास्पद हुआ कि वोटर पर्ची कैसे मिल गया है। तो उसका अगर आप जानते हैं कि क्या कहाँ से मिल गया होगा या क्या कमी रह गई होगी, तो आप अच्छे से आंसर जस्टिफाई कर पाएँगे इंटरव्यूअर को। तो इसको भी हम लोग देखेंगे। बिहार बहुत महत्वपूर्ण है। जो हम लोग मेंस में पढ़े हैं, उसी चीज़ को बस एक शॉर्ट में रखेंगे। क्या हिस्टोरिकल है, थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल क्या है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या-क्या है, कितने ब्लॉक्स हैं, कितने सब अनुमंडल है, कितने सब डिविजन्स हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स, जाति, कास्ट, रिलीजन, कल्चरल का कहाँ-कहाँ पे कल्चरल साइट्स है, कौन-कौन सा चीज़ें हैं, एजुकेशन को लेकर के अलग-अलग जो हमारे पर्व हैं, इकोनॉमी, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, कहाँ-कहाँ पोटेंशियल है। वर्तमान में अभी शुगर मिल खोलने का भी प्रावधान हुआ है। इससे पहले इथेनॉल फैक्ट्री खुल रही थी। कितने शुगर मिल खुलने का है? 25 है सर। 34। 34 नए हैं सर 34 और सर। 9 पुराने को रिन्यू किया वेरी गया गुड, है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग की तैयारी अच्छी है और बिल्कुल आप लोग इसी मिशन में बने रहें, इसी एक्सेलरेशन के साथ काम करते रहेंगे। आज बजट का सर इकोनॉमी, दैनिक जागरण में एक बहुत बड़ा आर्टिकल भी था सर, एक पेज पे लगभग था पूरा। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर, हाँ, दैनिक जागरण तो में था। तो बिल्कुल, तो इसको भी आप, इसको हम लोग बता भी देंगे। बाकी आपके पास नोट्स होगा, हम लोग किसका भी एक क्लास लेंगे कि बिहार के बारे में, कि हिस्टोरिकल ज़्यादा नहीं, मतलब शॉर्ट में ही रखूँगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि आपका ओवरऑल टच हो जाए हर चीज़ें और उसको आप जवाब देने में आसानी हो। बाकी बिहार से संबंधित करंट हम लोग लेते ही रहे हैं, मंथ वाइज़ लेते रहे हैं। दिसंबर चल रहा है, हम लोग दिसंबर का भी ले लेंगे, नवंबर तक का ले रखे हैं। बाकी छुट्टियाँ फिर से हम लोग अक्टूबर, नवंबर, एटलीस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने ज़रूर पढ़ना है। अगर 6 महीने और पढ़ लेते हैं तो और बेहतर है, जुलाई से पढ़ लेते हैं तो और बेहतर है। तो बिहार को भी अच्छे से कवर करेंगे। एसआरटी में मैंने बताया कि लॉजिकल क्वेश्चन और हाइपोथेटिकल, सॉरी, लॉजिकल क्वेश्चन में क्या होता है, वही कि आपको कोई प्रोसेशन मेला ऑर्गेनाइज कराना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है,
कि आपके क्षेत्र में बाल विवाह बहुत अधिक हो रहा है, आपके क्षेत्र में दहेज डौरी प्रथा ज़्यादा चल रही है, तो उसको कैसे आप रोकेंगे? आप एज़ ए एसडीएम, एज़ ए प्रशासनिक अफ़सर, एज़ ए बीडीओ, एज़ ए सीईओ आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको कॉम्बैट करेंगे? ये लॉजिकल प्रश्न होता है। हाइपोथेटिकल में है कि आपको सीएम बना दिया गया, एसडीएम बना दिया गया, पीएम बना दिया गया, एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया। हाइपोथेटिकल प्रश्न हो या आप एक दिन के लिए मुख्य सचिव बन गए, तो क्या बदलाव करना चाहेंगे? तो इसको आप लोग देखेंगे। तो बस अब उसका देखिए, ये जब भी एसआरटी का प्रश्न होता है ना, तो उसका बेसिक क्या है फंडा? स्टेप बाय स्टेप जवाब देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ बाल विवाह बहुत अधिक हो रहा है, तो उसका क्या स्टेप वाइज देंगे आंसर। उनको आंसर नहीं सुनना है, उनको ये जानना है कि क्या सोच रखता है और कैसे स्टेप लेगा। तो स्टेप क्या हो सकता है? स्टेप ये हो सकता है कि सबसे इन्हीं का माइक ऑन है, कृपया बंद करें। तो स्टेप क्या हो सकता है कि सर सबसे पहले हम अपने क्षेत्र में एक सर्वे कराएँगे या अपने एक बैठक करेंगे, जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, साथ-साथ जो वहाँ के ऑफिसर्स हैं, बैठक करने के बाद वहाँ लोकल जो इन्फ्लुएंसर सभी बैठक करेंगे। उसके बाद वर्तमान में कहाँ-कहाँ पे अगर मान लीजिए डॉरी सिस्टम का है या चाइल्ड मैरेज का जो भी जिस इश्यू है, अगर चाइल्ड मैरेज का है, तो हम लोग जब लगन का समय आने वाला होगा, तो उसमें ध्यान रखें कहाँ-कहाँ पे शादी होने वाली है। रेगुलर पेट्रोलिंग की जाएगी और साथ-साथ लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और लोकल हमारा चौकीदार है, उसकी सहायता से इनपुट लेंगे। जैसे ही उस पर जानकारी मिलेगा, तो एक एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे और उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो वो स्टेप बताएँगे, स्टेप क्या है? पहला स्टेप हम लोग एक बैठक होनी चाहिए, बैठक के साथ-साथ उसमें किन बातों पे चर्चा होगी, कौन-कौन सी मशीनरी का यूज़ करेंगे, लोकल लेवल पे कौन है, मुखिया है, सरपंच है, पंच है, वार्ड है, चौकीदार है, उसका आप हेल्प लेंगे, उसके हेल्प से क्योंकि वो चौकीदार बेहतर तरीके से अपने एरिया को जानता है, कहाँ पे शादी होने वाली है, कहाँ पे बाल विवाह होने वाला है, कहाँ पे डॉरी देने वाला है, लेने वाला है, जो भी चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग जानेंगे। तो उसको ये स्टेप बाय आप बताने का प्रयास करेंगे। हाइपोथेटिकल में है कि सर वैसे तो अब देखिए हाइपोथेटिकल क्या है, तो अगर मैं सर वैसे तो मैं नहीं बना हूँ लेकिन अगर बना दिया जाता है तो सर मेरा ये प्रयास होगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 बताना है। उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, एक तो हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, जो बेसिक एमिनिटीज़ है, आवास है, ये सब चीज़ें तो देना ही देना है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, तो सब पे हम लोग बात करेंगे। पोस्ट प्रेफ़रेंस ये भी महत्वपूर्ण है। पोस्ट प्रेफ़रेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि आपका पहला 5 उसको तो अच्छे से जानना तो पूरा है, क्योंकि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनेंगे, तो अगर सभी को जानते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको किसी भी तरह का प्रश्न अब मान लीजिए 24 डिपार्टमेंट 24 पोस्ट है, 24 डिपार्टमेंट तो आप ऐसे ही पढ़ लिए, 24 पोस्ट पे आप काम कर लिए हैं, तो आपका फुल 27 कितने है सर डिपार्ट पोस्ट। नहीं 24 है 70 27 जी सर। आप सीडीपीओ को बोल रहे हैं मिला कर क्या? हाँ सारा जितना पोस्ट है, हाँ सीसी में तो नहीं 24 है। सीसी में 24 है, हाँ बिल्कुल, तो उसी का मैं बात कर रहा हूँ। बाकी सीडीपी वगैरह है, ठीक है। तो कुल अभी डिपार्टमेंट कितने हो गए? 48। तो 24 पोस्ट अगर आप पढ़ लिए हैं, या चलिए मान लीजिए 2 और जो है आपका सीडीपीओ है, एफएओ है, तो उसको पढ़ लिए हैं, तो ऑटोमेटिक आपका वो विभाग आप पढ़ लिए, उसकी योजनाएँ पढ़ लिए, उसका फंक्शंस पढ़ लिए। तो एक साथ 2 बेनिफिट्स है, आप अपने पोस्ट के बारे में भी जान गए, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जान गए, साथ-साथ आपको ये क्यों चाहिए या मुझे कौन-सा ऊपर रखना, कौन-सा नीचे रखना ये भी जान गए। तो इसको भी हम लोग अच्छे से कर लेंगे 1-2 क्लास में। जॉब रिलेटेड किन्हीं का अगर जॉब है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स, इसमें भी कैसे तैयार करना है, एक तो जिनका रिजल्ट आ गया है, उनको तो पहले से ही जो नहीं सबको बोला गया था कि पेपर पढ़ना है, तो अभी एकदम आदत डाल लीजिए कि डेली पेपर एक हिंदी, एक इंग्लिश। हिंदी पढ़ रहे हैं, तो प्रयास करें कि बिहार का पढ़ें, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण और इंग्लिश इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। ये 2 पेपर अभी ज़रूर पढ़ें और प्रयास करें, अगर समय मिलता है तो लिख लीजिए, समय नहीं मिलता है उसको हाइलाइट करिए, डॉक स्कैनर ऐप से अपने मोबाइल में सेव करिए। उसमें अलग-अलग सेव करना है, कैसे करना है? हिस्ट्री
नेशनल अलग न्यूज़, इंटरनेशनल अलग न्यूज़। अभी से कम 2 महीना दिसंबर, जनवरी और पहले कर लेते हैं 3-4 महीना और बेहतर है। तो उसको अलग-अलग सेशन वाइज़ नेशनल में देखा जाए। तो जब भी प्रश्न आता है ना पेपर का कि क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? तो यस सर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा है। तो कुछ बताइए न्यूज़। तो आप बताए ना इस तरह से कि सर अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो ये न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये न्यूज़ है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अभी न्यूज़ मेसी आए हुए थे, ये न्यूज़ है, साइंस एंड टेक में ये न्यूज़ है। तो उसको अलग-अलग सेग्रीगेट करके बताना है। इससे लगेगा कि आप कितने बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़्ड हैं, स्ट्रक्चर्ड है, सिंक्रोनाइज़्ड है और एक प्रशासक को ऐसा ही होना चाहिए, वैसा उम्मीद करते हैं। तो वही बात को याद बता रहा है, बस न्यूज़ बता दिया। बिहार तो नेशनल इंटर बना करके। तो करंट अफेयर्स में एक तो बिहार का भी पढ़ना है, साथ-साथ नेशनल, इंटरनेशनल लेवल का भी उसको अच्छे से गो थ्रू होना है। इसके ये इतनी तैयारी अगर आपको 1 सप्ताह 10 दिन में अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद मॉक दीजिएगा तो आप कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, मॉक देने का आप अभी भी दे सकते हैं मॉक। समस्या कहाँ आएगी, आपके अंदर बहुत सारा लूपहोल्स निकलेगा। पहला लूपहोल्स तो क्या निकल जाएगा कि कंटेंट ही नहीं है, जबकि आप कंटेंट है, आप अच्छे से पढ़ नहीं पाए, रिवीजन नहीं किए, अच्छे से उसको अरेंज नहीं किए, अच्छे से उसको सिंक्रोनाइज़ नहीं किए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, आपके पास कंटेंट है, अच्छा लगा, दूसरा मुझे इंटरेस्ट था, ये इसके साथ-साथ हमें ज्योग्राफ़ी में ज़्यादा कंफर्टेबल था, ज़्यादा मेंस से मैच कर रहा था, जो भी वगैरह रीज़न्स हो सकते हैं। मैं इसको पढ़ चुका था तो मैं ना अलग सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करना चाहता था। लेकिन 2-3 पॉइंट हो, एक रीज़न नहीं होता है कोई चीज़ का। ये सब्जेक्टिव इंटरव्यू का ही मतलब है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब एक बातें नहीं 2, 3, 4 बातें होती है। अब वो कितना बेहतर तरीके से आप जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद आप मॉक दीजिएगा तो आपकी कमी बहुत कम रहेगी और इम्प्रूवमेंट ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं पाता। इम्प्रूवमेंट कब होगा? जब आप ये सारा कंटेंट पे काम किए रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रयास क्या करना है कि बेहतर तरीके से बोलना है, ऐसे बोलना है, जो चीज़ें हो वो ऑडिबल हो, क्लियर हो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और साउंड का जो पिच है, वो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो कहाँ पे अप हो, कहाँ पे डाउन हो, इतना हो कि जो इंटरव्यूअर है कि थोड़ा-सा उनका एज ज़्यादा होता है, तो थोड़ा-सा अपना हाई मॉड्यूलेशन रखेंगे ताकि उनको सुनने में कंफर्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि आप कुछ और बोल रहे हैं, वो कुछ और सुन लें। तो आप माइक या मोबाइल रखकर देख लें कितना डिस्टेंस पे आप क्लियर आवाज़ जा रही है, उसको वॉइस रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड करके देख लें। ये सब काम करते रहें, लेकिन ये सब काम से पहले 7 दिन में अच्छे से कंटेंट करें, बाकी हम लोग क्लास रेगुलर लिए रहेंगे, अलग-अलग फैकल्टी भी आएँगे, ब्रांच के अलग-अलग ब्रांच के भी आएँगे, मैकेनिकल के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, हिस्ट्री ऑप्शनल के, सब लोग थोड़ा-सा ये था कि अभी सब रिजल्ट नहीं आया था, तो अब रेगुलर क्लास होगा, उसमें अलग-अलग फैकल्टी भी आते रहेंगे, अलग-अलग ऑफिसर्स भी आते रहेंगे, अपना-अपना अनुभव शेयर करेंगे, तो सुनते रहना और कॉपी कलम लेकर बैठना है। जो चीज़ें आप जो जैसे मान लिया आज ये हमने ओवरव्यू लिया, अब कल से ओवरव्यू की बात नहीं करेंगे, कल से बात हुई क्लास की, अब पता चला कि आप फिर कोई बच्चे कह रहे हैं कि सर ये क्या, तो ये नहीं होना चाहिए, हॉबी इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है, या कौन-कौन सी कॉपी तैयार करनी है, यही पता नहीं हो, या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब इसको हाँ, अब इसके लिए क्या है, प्रयास करें कि कॉपी बना लें अलग-अलग। जैसे डैफ में अब एक ही कॉपी में अगर मोटी वाली कॉपी रखते हैं, स्पाइरल वाला, तो उसमें एक में डैफ, हॉबी, इंटरेस्ट एक में रख लें। उसी तरीके से ग्रेजुएशन, पीजी, ऑप्शनल एक में बना लें, एक में बना लें, एडमिनिस्ट्रेशन को बना लें, 3 कॉपी बिहार का एक अलग बना लें, एसआरटी पोस्ट को एक अलग रख लें, करंट अफेयर्स को अलग रख लें। 5-6 कॉपी रहेगी कम से कम, उसको बना लें। अगर मोटी कॉपी, पतली कॉपी है तो 7-8 कॉपी बना लें, लेकिन उसको लिखते रहें और बोलते रहें, जो चीज़ लिखे उसको बोले भी, इसलिए बोलना है और उस इंटरव्यू मोड में बोलना है। सर देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हैं, परंतु कुछ महत्वपूर्ण है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, देयर आर मेनी रीजन्स बट द इम्पोर्टेंट वन्स आर 1, 2, 3 ऐसे बोलना है। वो हैबिट में लाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितना भी आपके पास नॉलेज है, अगर बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँ, दैट इज़ टोटली बुलशिट। इसलिए उसको अच्छे से देखना है।
आज ओवरव्यू यही है, बाकी इनको कुछ पूछना है ये मैं दिखा दे रहा हूँ ये चीज़ कि इस पे हम लोग बात करते रहेंगे। ये अब देखिए डाउनलोड हो गया कि नहीं हुआ। सर एक प्रश्न था मेरा। हाँ, हम लोग आ रहे हैं प्रश्न पे। देखिए, ये पीएम विजिट का हम लोग जो हुआ था उसमें हम क्लास लिए थे, इलेक्शन का है, बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये देखिए। देखिए ये व्हाई डू यू वांट टू कम इन सिविल सर्विस। अब ये हमारे पास 4-5 रीज़न है। ये हर व्यक्ति का अलग-अलग पर्सनैलिटी का हो सकता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करेंगे उसको। डाइवर्सिफिकेशन है, मैं एम्प्लॉयड फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, एक प्रेस्टीज मिलेगा, पर करियर ऑफ चॉइस है, आप में ऐसा क्या गुण है? अब ये क्या है? ये बेसिक प्रश्न है, ये सबसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता चला कि आप इस पे काम नहीं किए हैं। दुनिया भर का करंट अफेयर्स पढ़ लिए, आप ये काम ही नहीं किए। माइक बंद कर लें सर कृपया। इसका पीडीएफ मिल जाएगा? सब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब आप में ऐसा क्या गुण है, जो सफल प्रशासक के लिए ज़रूरी है? अब ये क्या है? आपका अब देखिए, अब इसमें भी क्या जवाब देना होता है, अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग होता है। किसी का क्या है कि कोई अच्छे तरीके से कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर रहा है, इवेंट ऑर्गेनाइज़ कराया है, टीचर्स एनुअल डे, तो वो बोलेगा कि आई एम गुड ऑर्गेनाइज़र, एज़ आई ऑर्गेनाइज़्ड टीचर्स डे, एनुअल डे। अब कोई ऑर्गेनाइज़ कराया नहीं तो क्यों बोलेगा? वो कुछ और बोलेगा, लेकिन मैं बेहतर लीडर हूँ, मैं ये चीज़ जो भी, या मैं आई हैव क्यूरियोसिटी टू लर्न। इनका अलग-अलग पर्सनैलिटी का अलग-अलग है, ताकि आप वहाँ पे फँसे नहीं, स्टक ना हो और आपकी पर्सनैलिटी से भी मैच करे। वो तो 25 साल 30 साल से यही काम कर रहे हैं। ये 60 साल उम्र, बाल पक गया यही काम करते-करते, और मतलब वो बिल्कुल वो अच्छे से जज कर लेते हैं। तो वैसा हो चीज़ें को, वैसा आप अपनी क्वालिटी रखें, आपकी ऐसी 3 क्वालिटी क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस पे भी काम करेंगे। पेशेंस है, परसेवरेंस है, डेडिकेशन है। डेडिकेशन है, मान लीजिए कोई 4 बार से दे रहा है, 2 बार से दे रहा है, नहीं हो रहा है। परसेवरेंस है, डेडिकेशन है, मैं फिर से यहाँ हूँ सर। तो ऐसा ऐसा रख लें अपनी एडजेक्टिव्स जो कि आपके पर्सनैलिटी से मैच करता हो। तो ये सब हम लोग बताएँगे। उसी प्रकार से गैप ईयर, क्या चुनौतियाँ हैं गैप ईयर में, आप कैसे उसको जस्टिफ़ाई करेंगे, उसको भी ध्यान रखेंगे। लर्निंग विद अर्निंग है, किन्हीं का कोई एनजीओ में काम किए होंगे, कोई मान लीजिए कि जॉब किए होंगे, कोई कुछ नहीं किया तो टीचिंग का ऑप्शन है। तो ऐसा आप अपने आप को, या अगर उसमें भी नहीं है तो सर मैंने पीटी दिया, मेंस दिया, आई गॉट पार्शियल सक्सेस, उसको भी आप जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। कोई एमए किए हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, अलग-अलग व्यक्ति का अलग-अलग पर्सनैलिटी है, तो उसको भी लोग देखेंगे। किन्हीं का अलग-अलग सब्जेक्ट चेंज हुआ है, तो क्यों हुआ? इसके शुरुआत में मेरा ये इंटरेस्ट रहा था, तैयारी के दौरान मैं सिलेबस देखा तो मुझे ओवरलैप किया सिलेबस, मुझे इंटरेस्ट भी था पढ़ने को, लेकिन जिनका बीटेक है तो मैं साइंस बीटेक पढ़ने के कारण कभी अच्छे तरीके से ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ नहीं पाया। अलग-अलग रीज़न हो सकते हैं, लेकिन अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाएबल हो। इंजीनियरिंग का कैसे यूज़ है, अलग-अलग योजनाएँ हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सीएस है। सीएस में तो दुनिया भर का यूज़ है, गवर्नेंस लेके मोबाइल गवर्नेंस दुनिया भर का एप्लीकेशंस है। इलेक्ट्रिकल में भी अभी जो वर्तमान में जितने भी ट्रांसमिशन हो रहा है, या पीएम कुसुम योजना है, या आपका सोलर रूफटॉप वाला है, उसको देख सकते हैं। अभी वर्तमान में रेयर अर्थ मेटल्स या सिल्वर का भी दाम बढ़ गया है, जो पूरे बहुत सारा चीज़ें हैं एक साथ। तो वो हम लोग करंट अफेयर्स में देखेंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज़ है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज़ है, तो अलग है। ये देखिए बिहार में एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। ये देखिए स्टेट अलग हायरार्की हम लोग पढ़ेंगे, उसको जानेंगे। ये है, क्यों आप जॉइन करना चाहते हैं डीवाईएसपी एज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका अगर डीवाईएसपी है तो उसमें क्या-क्या होना चाहिए। प्रॉब्लम्स बहुत सारी चीज़ें हम लोग उसको देखेंगे। जनरलाइज़ क्वेश्चन भी है, ये देखिए यहाँ पे होगा। ये है, डाउनलोड नहीं हो रहा है ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म वाला, ये पता नहीं क्यों नेट स्लो है। इसमें बहुत सारा टर्म है, उसको हम लोग राइट टू सिटीजन चार्टर है, पब्लिक ग्रीवांस है, लायबिलिटी है, रिस्पांसिबिलिटी है, गवर्नेंस है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पब्लिक सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट वगैरह, गवर्नमेंट, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, गुड गवर्नेंस तो ये सब पढ़ेंगे।
ठीक यही है। बताइए क्या कुछ पूछ रहे थे कोई? सर मार्क्स कब तक पता चलेगा हम लोग को? मार्क्स आएगा फाइनल रिजल्ट के बाद। सर क्लास कब से स्टार्ट हो रही है? सर मेरा क्लास एनसीएल का सर्टिफिकेट रेगुलर चलेगा, क्लास रेगुलर चलेगा, कोई ना कोई फैकल्टी आएंगे, बाकी तो मैं रहूंगा ही। सर मेरा एनसीएल का सर्टिफिकेट 2023 का बना हुआ है, तो उसको फिर से बनवाना होगा। कि मांगेगा तो वाटर मार्क वाला ना। एनसीएल का बना हुआ क्या, कब का बना हुआ है? 2023 का बना है सर। जब फॉर्म जमा किए थे ना, पीटी का दे रहे थे, तो उस समय मांगा था एनसीएल, तो उसी कोई समय का दिक्कत बना नहीं, है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। वाटर मार्क उसको आपने अप्लाई नहीं किया था वो एसडीएम के लिए? किया था। उसमें उसमें सर एनसीएल दिया था मैंने सर्टिफिकेट उनको, लेकिन पुराना हो गया ना, 2-3 साल हो गया। नहीं तो नहीं, अभी उससे फिर सुनिए, से उसको मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप वो एसडीएम के लिए अप्लाई नहीं किया था? एसडीएम लेवल से नहीं है कि वो? नहीं सर, उतना नहीं था। एसडीओ, हाँ सर था सर। एसडीएम लेवल का था तो फिर कोई एसडीओ, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू। बाकी अभी हाँ बताइए। सर पेड इंटरव्यू ग्रुप में सर और क्या है सर? जो चीजें मैंने बताया उसमें अलग अलग फैकल्टी आएंगे, अपने अपने एक्सपर्टीज के अलग अलग लेक्चरर आएंगे, सिविल मैकेनिकल के पीएचडी वाले आएंगे, अपना जैसे हिस्ट्री के प्रोफेसर आएंगे, वो अपना बताएंगे, क्लास लेंगे, बेसिक चीजें उसको आप नोट डाउन करेंगे, बाकी तो जो आपको पढ़ना है उसको तो पता ही जाएगा। सर कुछ क्वेरीज में 1-to-1 इंटरेक्शन हो पाएगा इनकेस कुछ क्वेरीज होती है पर्सनल डेप्थ के अकॉर्डिंग सर? हाँ हाँ, वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। एक्चुअली जब स्टार्ट जब मैं पढ़ रहा था तो उस टाइम मैंने यूनिवर्सिटी था, मैंने अपलोड आवाज कट रही है आपकी। सर मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ। तो जब स्टार्टिंग में जब फॉर्म अप्लाई हो रहा था तो उस टाइम मैंने अपलोड नहीं किया था। तो मैं जाऊँगा तो या डैफ भराएगा तो क्या वो बहुत कट रहा है, कोई आप बताइए कुछ। सर जो सर मैं एनओसी पूछ है रहा था उसमें कि अंचल लेवल के एनसीएल से नहीं हो जाएगा? अभी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट डीबी के टाइम अभी आप दीजिए ना, अभी इंटरव्यू दीजिए, अच्छे से दीजिए, ज़्यादा नहीं सोचना हो सबके लिए, क्योंकि है मैं ना? तो 2024 का अंचल लेवल का है एनसीएल। कोई बात नहीं है, आप अभी चुपचाप से इंटरव्यू दीजिए अच्छे से, डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएं, अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। सर मेरा डीबी एक के क्वेरी समय, है। डीबी के समय मतलब आफ्टर ज्वाइनिंग जब आपकी रिजल्ट हो जाती है उसके बाद एसडीएम लेवल तक का चाहिए होता है मिनिमम, ठीक है? बताइए नेक्स्ट प्रश्न। हाँ, सर मेरी एक क्वेरी है कि मेरा ग्रेड वो कौन से मोड में रहेगा, विद रह सकता है या इंग्लिश या हिंदी स्पेसिफिक करना पड़ेगा? देखिए, लैंग्वेज की बात में ध्यान रखना है कि या तो आप हिंदी में बोलिए या तो आप इंग्लिश में बोलिए, आप मिक्स नहीं रख सकते हैं कि हिंदी या इंग्लिश, ये नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ है कि अगर कुछ शब्द, कुछ टर्मिनोलॉजी जैसे हिंदी में दे रहे हैं तो आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं तो हिंदी वाला कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि आप उस जवाब को कंफर्टेबल ही नहीं है इंग्लिश में देने में या हिंदी में देने में, तो आप वहाँ पे परमिशन लेंगे। सॉरी सर, कैन आई आंसर इन हिंदी या कैन आई आंसर इन इंग्लिश? ये बोल करके आप बोल दीजिए, ये तरीका है। लेकिन इंटरव्यू या तो इंग्लिश में होगा या तो हिंदी में होगा, इंग्लिश नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। हाँ, अगर इंटरव्यूअर हिंदी में पूछा, सपोज करिए कि आप को प्रेफर कर रहे हैं इंग्लिश में देना और आपसे पूछा गया हिंदी में, इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज यू शुड आंसर इन हिंदी, ओके? नहीं अगर कंफर्टेबल है तो आप उनसे परमिशन लीजिए, सॉरी सर कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, कैन आई आंसर इन इंग्लिश, तब दीजिए। ओके सर। ओके सर, मीडियम किस दिन चूज करना पड़ेगा, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू या पहले प्रपत्र में ही भरवा लेंगे इंटरव्यू का ना मीडियम ना, सर? मीडियम का कोई इशू नहीं है, मीडियम का कोई इशू नहीं है, आप जाएंगे, आप जब जाएंगे तो सर आपकी आवाज चली गई है। जस्ट वेट।
हाँ, क्या प्रश्न था? सॉरी मैं हाँ डिस्कनेक्ट सर, हो गया था। हाँ, मीडियम बताइए। सर किस दिन चूज करना होता है अपना, इंटरव्यू वाले डे या पत्र में पहले भेजना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, या कब मीडियम चूज नहीं, कर सकते हैं? मीडियम जो चूज करने का है, मीडियम ऐसा आपको कोई ये स्पेसिफाइड नहीं है। आप जब जाएंगे, आप किस चीज में बोलना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, आप वहाँ बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए वो पूछे, अब आप गए, इंटर किए, गुड मॉर्निंग सर। अगर कंफर्टेबल है इंटरव्यूअर तो हिंदी में पूछेंगे, इंग्लिश में पूछेंगे, जो इसमें पूछेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए इंग्लिश में देना चाहते हैं, तो आप वहाँ बोल दीजिएगा, सॉरी सर कैन आई स्पीक इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में शुरू कीजिएगा। अब मान लीजिए पूछेंगे, चलो ठीक है बताओ, इंट्रोड्यूस करो अपना, तो आई हैव डन 10th, आई हैव डन 12th, आप इंग्लिश में बोलिएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर बिहार में आप दे रहे हैं इंटरव्यू, तो ध्यान रखेंगे जरूर, प्रयास करें कि अगर आप कंफर्टेबल हैं जरूर बताइए, ठीक है। हिंदी में बोलने का प्रयास कीजिए, जहाँ हिंदी में पूछ रहा है कोई इंटरव्यूअर तो। ओके सर। सर पद का चॉइस बदलने का सब लाइक हिंदी में ही जवाब दे रहे हैं, लेकिन अगर बीच में कुछ वर्ड इंग्लिश में आ गया तो उससे दिक्कत है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉमर्स है और मैंने ऑप्शनल हिस्ट्री लिया है, तो मैं उसके लिए कैसे नोट्स प्रिपेयर करूं? आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है? कॉमर्स। जी। और आप ऑप्शनल क्या है? हिस्ट्री। कोई बात नहीं, कॉमर्स पे भी काम करना है। जो बेसिक कॉमर्स है आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका अकाउंट, डेबिट वगैरह। अभी कॉमर्स का क्या यूटिलाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी न्यूज भी देख लेंगे। बाकी हिस्ट्री का तो हम लोग क्लास भी लिए हैं, पीडीएफ भी गया है ग्रुप में, फिर चला जाएगा। कौन सा महत्वपूर्ण है, हिस्ट्री हम लोग क्यों रीड करते हैं, वर्तमान में क्या कंसेप्ट है हिस्ट्री का, हम लोग यही विनम्बना इतिहास का। हम लोग हिस्ट्री से बहुत सीखने की बात करते हैं, लेकिन आज तक सीखे नहीं है। अलग अलग जो सेक्शंस हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, बेसिक बेसिक जानना है, ठीक सर है। कॉमर्स के लिए कोई सोर्स बताइए जहाँ से अगर हो सके। कॉमर्स के लिए आप थोड़ा सा ऑनलाइन यूट्यूब पे आप हेल्प ले लें। हाँ हाँ, रुपये सर कुछ बोल रहे हैं? कॉमर्स का क्वेश्चन आया गया है तो फिर क्वेश्चन आया देख लीजिए, अच्छे से आइडिया मिल जाएगा। सर एक प्रश्न था मेरा। हाँ सर बताइए, कोई क्या बोल? ये पोस्ट कोई प्रेफरेंस चेंज करने का फिर मौका देगा क्या ये 70 में? हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हेलो सर थोड़ा डीएसपी का, सर मेडिकल का बता सकते हैं कि नॉक नीज कितना अलाउड है मेडिकल नॉक डीएसपी के लिए? नॉकनीज बहुत लाइट है। देखिए मेडिकल का बहुत लाइट है, आप मेडिकल के लिए निश्चिंत रहें। मेडिकल में ज़्यादा आप परेशान होना नहीं है। वही आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट, और ऊपर से ही चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। हाँ थोड़ा सा गैप रहना चाहिए, हल्का सा भी गैप होगा वो दौड़ा करके देखेंगे कि जब ऊपर हो, दौड़ के आओ, चल के आओ, बस। बहुत लाइट मेडिकल है, बहुत बहुत ही लाइट। सर कलर ऑपरेशन ब्लाइंड हुआ टेस्ट है होता तो है फिर सर? सर उस चेक करेंगे क्या कलर ब्लाइंड कलर टेस्ट ब्लाइंड? होता है सर? कलर ब्लाइंडनेस का देखिए मैं बताया था ना, वो अलग अलग सेक्शंस होते हैं। आप किस क्लास में आ रहे हैं, क्लास ए, क्लास बी, तो उस हिसाब से वो उनके ऊपर है, आप छोड़ दीजिए। हाँ मैं एक सजेशन दूंगा, कलर ब्लाइंडनेस जिनका अगर लग रहा है, तो जो कार्ड्स आते हैं सबको एक बार गो थ्रू हो जाइए, संभव हो तो याद भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत लाइट मेडिकल होता है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आपका निकल जाएगा। ओके सर। सर अगर ऑपरेशन हुआ है तो बॉडी में मार्क चेक करेंगे वो? रंजीत हाँ बताइए, क्या करेंगे? ऑपरेशन हुआ है सर तो बॉडी में जो मार्क है ऑपरेशन का, जो पहले हुआ है बहुत 20 साल पहले, तो क्या चेक दिक्कत करें? है उससे? उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। ऑपरेशन क्या चीज का हुआ ऑपरेशन? वो अपेंडिक्स का हुआ था सर, वो अरे सर्जरी कोई ठीक इशू नहीं है, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग्स, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। सर लड़कियों बताइए। का DSP का हाइट रिक्वायरमेंट क्या है? डीवाईएसपी का शायद 152 153 होगा, एग्जैक्ट में भी, या 155 होगा। 55 है, हाँ 155 होगा, हाँ वही होगा। सर मेंस के लिए कितना है सर? मेंस के लिए 165 होना चाहिए। तो ये बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है क्या सर? हाइट अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है तो वो अलाउ नहीं करते हैं क्या?
ये कुछ चीज़ें इस बार भी छोड़ देनी चाहिए, जैसे मेंस के लिए पहुँचे हैं, फिर इंटरव्यू के लिए पहुँच गए हैं, ज़्यादा पानी लेना है, आप अपना अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। सर नौकरी को तो सर seriously बेसिक लेना साइंस चाहिए। वाला सर एडमिशन से हो जाएगा काफी पढ़ना। मैं सुना नहीं, फिर से बताइए। सर जो बेसिक मतलब पढ़ना है साइंस या इकोनॉमिक्स मतलब जो बेसिक है तो सर मतलब लूसेंट से इनफ होगा पढ़ना। बिल्कुल, अगर देखिए, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या अन्य जो भी पीजी किए हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे। अदरवाइज़ आप बेसिक ही पढ़ के जाएँगे, आपके पास उतना समय नहीं है। और बाकी चीज़ें काम क्या करना है, एटिकेट पे, जवाब देने पे, बोलने पे, पर्सनैलिटी पे, कैसे एक्सप्रेशन रखना है, कैसे हाथ रखना है, करंट अफेयर्स पे, बिहार पे, बहुत सारा सेक्शन पढ़ना है। तो जो सब्जेक्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का हिस्ट्री है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स और उसने मैकेनिकल से किया है, तो वो दोनों पढ़ना ही है। बाकी जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ये सब बेसिक बस पढ़ लेंगे। जो आपका पीटी का नोट्स है, इनमें ही लूसेंट से पढ़ लीजिए। आपका जो पीटी का नोट्स है, उसको रिवीजन कर लें। कोई भी ऐसा कीवर्ड्स आ गया कि आप उससे वाकिफ तो थे, बट भूल गए थे। इंटरव्यू का एक अलग प्रेशर होता है, तो उससे आप एक बार देख लेंगे तो आप ब्लैंक नहीं होंगे। क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि ईज़ी क्वेश्चन भी आर्टिकल 44, अब मान लीजिए आपने पढ़ा, उसमें ध्यान में नहीं रहा, आपका ऑप्शनल हिस्ट्री था या ज्योग्राफी था, तो फिर भी ये बेसिक प्रश्न है, पता होना चाहिए। इसलिए ठीक है। एक बार आपके अपने पीटी के नोट से रिवीजन कर लेंगे। सर ठीक है। एक चीज पूछना सर था। मेरा एक क्वेश्चन था। मेरा एक क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ, सर बताइए। एज अ टीचिंग हॉबी रख सकते हैं क्या? टीचिंग हॉबी रख सकते हैं, बट वो फिर दिखना चाहिए आपके पर्सनैलिटी में, आपने किसको पढ़ाते हो, क्या मतलब कुछ और अगर है तो रख लीजिए, अदरवाइज़ ठीक है, फिर लास्ट ऑप्शन तो है ही। तो सर मैं कुकिंग और टीचिंग में सोच रही थी, हाँ, तो फिर कहीं दोनों रख लीजिए ना फिर, या टीचिंग एक ही नंबर पे रख लीजिए, टीचिंग एंड कुकिंग रख सकते हैं। और सर अगर इसकी जगह अगर टॉकिंग विथ पेरेंट्स या फैमिली ना, ये उससे अच्छा टीचिंग है, टीचिंग है। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। हुँ। सर इंटरव्यूअर के पास हम लोग का कौन कौन सा डिटेल्स रहता है सर, मतलब डेफ के प्रपत्र अलावा होता और? है, प्रपत्र, बस वही प्रपत्र 1, 2 और कुछ नहीं रहता है। अच्छा, बस प्रपत्र बनता रहता है। अच्छा सर सर मेरा एक सवाल था हाँ, कि बताइए, सर सुनिए। हम फर्स्ट हुँ, प्रेफरेंस में हम लोग डाल रहे हैं हुँ। लेकिन अगर हमने सेकंड, थर्ड या फोर्थ में बीपीएस नहीं रखा तो उसके लिए क्या-क्या वैलिड रीजंस हो सकता है सर, जो हम वहाँ दे कोई सकते दिक्कत हैं? नहीं है। मान लीजिए आप बीएस रख रहे हैं, तो आपके पास एक वाइड डायमेंशन है ना, वर्सैटिलिटी ऑफ वर्क है ना। एक तो ये रखेंगे कि हमें अन्य फ़ील्डों में, जबकि डीवाईएसपी क्या है, सिर्फ़ हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर पाएँगे, जबकि हमें बीएस क्या देता है, एक वाइडर अपॉर्च्युनिटी देता है। चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिजली है, पेंशन है, आवास है, एक वाइड अपॉर्च्युनिटी देता है। तो इसको आप रखेंगे पहला। हाँ, दूसरा इसके अलावा आप एग्ज़ाम्स हो गया, इलेक्शंस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, इसके अलावा आप किसी तरह का अगर कोई कैंप चलाना है, कैंपेन चलाना है, तो प्रशासनिक अफ़सर कंपैरेटिव टू पुलिस ऑफ़िसर एज़ ज़्यादा बेहतर कर पाएँगे। आप बताइएगा। सर इस पे वो वहाँ ग्रिल नहीं करेंगे लाइक कि आपने बीपीएस सेकंड में क्यों नहीं रखा? नहीं, जब आप लॉ उसमें ये एंड ऑर्डर है। बताएँगे कि सर हालाँकि जी। वैसे तो सारे पद अपने आप में उतने ही अच्छे हैं और मुझे कोई भी पद मिलेगा तो मैं उतनी ही खुशी, उतनी तन्मयता से काम करूँगा। फिर भी सर यहाँ पे ऑप्शनल प्रेफ़रेंस देने का ऑप्शन था, दैट्स व्हाई मुझे चूज़ करना पड़ा। अन्यथा मुझे डिवाइस भी मिलेगा या मुझे बीएस मिले या कोई भी पद मिले, चाहे वो जी सर। पहला पद मिले या 24वाँ पद मिले, मैं उसी तन्मयता के साथ अपना काम करूँगा। सर एवरेज थैंक मार्क्स यू क्या सर। होता है? एवरेज मार्क्स 60 होता है, मतलब 60 खराब मार्क्स है। अगर आप 70 प्लस आ रहे हैं, 75 प्लस है तो बहुत अच्छा, लेकिन प्रयास क्या करना है, आपको 80 प्लस जाना है। सर मेरा एक प्रश्न है। मैंने अकाउंट से ऑनर्स किया है सर, और हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है। जैसे हिस्ट्री तो सब्सिडरी में ये इकोनॉमिक्स भी है, तो क्या हुँ, इकोनॉमिक्स भी डेप्थ में पढ़ना नहीं, बहुत पड़ेगा? ज़्यादा डेप्थ नहीं, बेसिक पढ़ लीजिएगा, जो अभी चल रहा है। कौन-सा भी आपका डब्ल्यूपीआई, सीपीआई रेट कम किया गया है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, आरबीआई की पॉलिसी, डॉलर का ये
करेंसी गिर गया, ये सब करंट में जो चल रहा है वो देख लेना है। सर वो आपके जानकारी में अगर हो तो काइंडली वो बता देंगे सर अकाउंट्स का, क्योंकि मैंने 68 का जो दिया था ना इंटरव्यू, तो हाँ। मेरा मैक्सिमम 70% वो अकाउंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे, क्योंकि हाँ, एक प्रोफेसर मिल गए थे। अकाउंट्स तो पढ़ना पड़ेगा ना, आपका अकाउंट्स ऑप्शनल ये ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रहा है ना। जी सर। तुम्हें क्या बोला कि जिस सब्जेक्ट्स पे आपने 3-4 साल दिए हैं, या तो ग्रेजुएशन है या पीजी है, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, या पीएचडी है। वो बाकी मैं ये कह रहा हूँ कोई सोर्स अगर सर आपके अच्छा कोई नॉलेज सोर्स में ओके, हो। रुपेश जी सब ग्रुप में डाले हैं, बाकी मैं देख के ठीक है, मैं अवेलेबल भी है, बाकी मैं फिर भी शेयर कर दूंगा कुछ चीजें, ठीक है। सर गैप ईयर को सर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? गैप ईयर बहुत ज्यादा हो तब से, और बीच में माने कुछ ऐसा सक्सेस नहीं हो प्रीलिम्स मेंस में कहीं अगर फर्स्ट टाइम हो, और गैप ईयर सर काफी ज्यादा हो 5-6 साल, तो कुछ तो वजह रहा होगा ना कि आपने पीटी दिया तो नहीं हुआ, या अनलकली मैं इस चीज का तैयारी कर रहा था, या मेरा पीटी हो ही नहीं रहा था, कुछ कमी कुछ तो रहा होगा ना, कुछ तो आपके पर्सनालिटी में रही होगी, तभी तो आप बता रहे हैं, है ना। वो देख लीजिए क्या है, सर बताइए। मेरा इंग्लिश ऑनर्स है और 18 इयर्स गैप है, हाँ, क्या करूं? इंग्लिश तो कैसे ऑनर्स से और 18 इयर्स गैप था आपका। यस गैप फैमिली है, तो शादी हो गई आपकी? शादी हो गई, मैं जॉब में भी हूँ, हेड टीचर। तो फिर क्या इशू है आपके पास? तो आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब बताएंगे कि पारिवारिक दायित्व निर्वहन करते हुए साथ साथ आप तो एज ए टीचर भी हैं, आपके पास दोनों ऑप्शन है, सर तो बताना ऑनर्स में है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, इंग्लिश ऑनर्स में। या आपने कब किया? बहुत पहले किया ना, तो आपसे उतनी उम्मीद रखेंगे भी नहीं वो। आप उनको मेंशन जरूर कर दिए, सॉरी सर मैं सही इस बहुत साल पहले 10 साल 12 साल पहले किया था, तो मैं भूल गई हूँ सर, पर फिर भी मैं देख लूंगी सर। स्माइल, हल्का सा स्माइल देते हुए उनको निकाल देना है, क्या करना ओके है। सर, ठीक इससे है। पीछे वाला जो बच्चा पूछा था उसका सर ज्यादा एक्सक्यूज मी इम्पोर्टेंट सर, क्वेश्चन है कि कुछ कर भी हाँ नहीं क्या रहा है था? और गैप ईयर है। हाँ कुछ कर भी नहीं रहे हैं, गैप ईयर है, तो देखिए उसमें क्या करेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पीजी वगैरह किए हैं या कुछ भी अगर नहीं किए हैं, कुछ भी अगर नहीं हुआ है, सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं, तो वही बताइए कि सर एक तो ये रीजन हो सकता है कि सर जॉब सिक्योरिटी के चलते अन्य बहुत सारे एग्जाम्स में मैं सम्मिलित रहा, उस वजह से कुछ कमियां रही कि मेरा पीटी या मेंस फर्स्ट स्टेज भी क्लियर नहीं हो रहा था। फिर मैंने उस कमियों पे काम किया और सर फिर मैं यहाँ हूँ। आप लाओ, आप मेंस आप निकाल रखे हैं, आप इंटरव्यू, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होता है कि तो मेरी गलती थी, उस कमियों से मैंने सीखा सर, आज मैं यहाँ हूँ। टीचिंग का है तो वो ऐड कर सकते हैं, एक ऑप्शन होता है, लेकिन ये आप बताएंगे, ये आप क्लियर बताएंगे कि हाँ सर ये सब बात हुआ है मेरे साथ, क्योंकि बहुत सारा एग्जाम का आदमी तैयारी करता है, तो उससे भी एक फैक्टर्स होते हैं। सर एक सर क्वेश्चन सर मेरा शादी ब्याह हुआ था हेल्थ इशू की वजह से, तो क्या वहाँ पे हम ये बता सकते हैं? क्या हुआ था आपका? सर मतलब 5 इयर्स गैप है और मेरा हेल्थ इशू कुछ हाँ ज्यादा है, इस वजह से 5 इयर्स गैप हुआ है। हाँ, तो आप बता दीजिए, हाँ बता दीजिए, बता सकते हैं, बता सकते हैं। उसको अच्छे से मैं अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर पाई। सर एक मिनट सर, सर यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने को मिलता है एज ए फॉर्म में, तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा? कुछ नहीं होगा नेगेटिव इम्पैक्ट, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इसका। एक्सक्यूज मी सर, सर चेंज मेरा करने के लिए नहीं ग्रेजुएशन जाता का है। माइक बंद कर लें। सब्जेक्ट, हाँ बताइए। सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और ऑप्शनल हिस्ट्री रखे, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे वहाँ पे? आप क्यों लिए बताइए, आप ही बताइए रीजन, क्या रीजन है? सर इसका तो हम ये रीजन है कि मेरा पॉलिटिकल साइंस जब ग्रेजुएशन में था तो मेरा सब्सिडरी सब्जेक्ट एक हिस्ट्री भी था, और उसके बाद जब सबसे बड़ा बीपीएससी का महत्वपूर्ण प्रिपरेशन, रीजन ये है कि आप हिस्ट्री का जब आप देखें सब्जेक्ट्स, क्वेश्चन पेपर देखें, ओवरलैप कर रहा तो था। हाँ ओवरलैप कर रहा था। कंपेटिवली आपको जब से ऑब्जेक्टिव हो गया तब से कंपेटिवली और आपको आसान लगा, कंपेरेटिव टू पीएसआईआर, है ना, ये बात है कि नहीं? यस सर। ऐसा नहीं है? हाँ हाँ सर। क्या यही? हाँ तो बताएंगे आप ये बात, जैसा आसान लगा तो मैंने सर लगा कि मैं साइंस इसमें पास कर जाऊंगी और मुझे GS1 GS2 ऐसे पे मैं अच्छे से ध्यान दे पाऊंगी, इसलिए मैंने कंपेटिवली पीएसआई को छोड़ करके मैंने हिस्ट्री को चूज किया। बताना है, इसमें क्या गलत है? यस सर। हेलो सर, सर वो केवल सक्सेस स्टोरी सर बताना या फिर फेल्योर के बारे में सर बात कर सकते हैं? रंजीत माइक बंद करें आप। सर एक मेरा हाँ क्वेश्चन था। बताइए। पूछ रहे थे रुपेश, सर। हाँ सर मुन्ना, बोल रहे थे सर
केवल सक्सेस स्टोरी या सर मान के चलिए कहीं फेल किए हैं तो वो भी सर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे सर मेरा सर गैप था, सर गैप में हम सर कोचिंग खोले थे अपना, दो हाँ। तीन दोस्त मिलके, और सर वो लॉस में चला हम्म। गया तो फिर बंद हो गया। तो सर ये बता सकते हैं 2 साल मेरा उसमें चला गया। अगर लंबा गैप है तो बताइए कितना लंबा गैप है? 5 साल, 2020 में सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है सर, 2021 में कोचिंग खोले थे। बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबा गैप नहीं है, फिर भी बता दीजिए, ठीक है। लेकिन आप ऐसे बताइए, बंद क्यों हो गया? आप बंद वाला मत बताइए, आप बताइए कि दोस्त लोग चला रहा है, आई लेफ्ट फॉर प्रिपरेशन। लेफ्ट भी क्यों करना है, कोचिंग चल रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, लर्निंग भी हाँ, हो ही रहा है। कभी-कभी जाता ही बंद भी क्यों हूँ, करना है कोचिंग कभी-कभी को, जाता हूँ, रेगुलर वीकली क्लास नहीं जाता करेगा। हूँ, कभी-कभी जाता हूँ, मैं भी अटेंड करता हूँ, क्लास लेता हूँ, ऐसे रखिए ना उसको बात को। सर पढ़ा भी ठीक है। रहे थे, पढ़ भी रहे थे, थोड़ा सा समय लग गया और ज्यादा समय लगा भी नहीं है। 21 में ना ग्रेजुएशन हुआ है, 24 में फॉर्म ही आया है। सर मेरा ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स है, जबकि मेरा ऑप्शनल जो है ज्योग्राफी है। तो क्या मैथ को हम कैसे रेडी करें सर, क्या इसमें क्या हमको पढ़े? मैथमेटिक्स का जितना प्रश्न दिए हैं उसको कम से कम बना लीजिए, उसी में बहुत तैयारी हो जाएगी आपकी। सर गुड इवनिंग, बोल रहे थे सर, जैसे मान लीजिए लेवल 7 में है और अगर वो बोलते हैं आपको लेवल 6 मिल जाता है जो माइनॉरिटी वाला है, तो आप ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं, तो क्या जवाब दिया जाएगा सर? नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे सर। एक्चुअली हर व्यक्ति जो है कि बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रयास करता है, मैं भी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। और चूंकि मैं एक अच्छे पोस्ट पे ऑलरेडी पोस्टेड हूँ, तो इसलिए सर मैं लेवल 6 में नहीं जाना चाहूँगा। मैं अपने पोस्ट को पुनः कंटिन्यू कर लूँगा और किसी नीडी एस्पिरेंट्स को पोस्ट मिल जाएगा, जिससे कि बीपीएससी के पोस्ट का नुकसान भी नहीं होगा। ओके सर, थैंक गुड इवनिंग सर। हाँ हाँ, परमीत बताइए। हाँ सर इस बार भी मेरा मेंस हो गया सर, मैं इंटरव्यू के लिए मतलब क्वालिफाइड हूँ। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू बताइए। सर। क्या है कि लास्ट ईयर तक मैंने मतलब गैप ईयर को कुछ के लिए किया नहीं था, इस ईयर मैंने पीजीडीसीए कर लिया, तो उसको इंक्लूड करना होगा ठीक है या फिर छोड़ दूँ? मत कीजिए इंक्लूड, क्या जो तुम तो इंजीनियर भी हो ना? यस सर सर। सर एक मत क्वेश्चन। अरे कोई जो, कितने साल गैप हो गया आपका परमीत? सर 6 साल हो गया सर। 6 साल हो गया, हम्म। तो बता सकते हैं, बता दीजिए, ठीक है। उसको पिछली अच्छे बार से रहा कितने मार्क्स था? सर 85 था मेरा सर। फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स से रह गया था? 1 मार्क्स। अरे सर 2 फिर मार्क्स 2 मार्क्स फिर क्या बताना, मत बताओ पीजीडीसी है, चलो ये बताना ना कि हाँ भाई 1 नंबर से रह गया था, अनफॉर्चुनेटली यही बताओ। यही बताऊं सर? पीजीडीसी में फिर बेवजह आप कहेंगे कि पीजीएफ क्यों करने चला गया, ये वो फलाना ढिकाना, उससे अच्छा इधर ही रखिए आप कि सर लास्ट ईयर सर अनफॉर्चुनेटली 1 नंबर से। बताइए उस चीज़ को, प्रेजेंट करिए अपने आप को, ताकि वो सीरियसली ले आपको। यस है सर, ना? ये बोलना मतलब ठीक है ना सर, ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ, हाँ, पीजी नहीं, बिल्कुल नहीं। पीजीडीए से बेहतर है कि आप ये बताइए कि सर लास्ट ईयर में कहीं अगर मौका मिलेगा चिपका देना है। हाँ। सर एक क्वेश्चन है, मैं 64 से दे रही हूँ बीपीएससी। 64 में मेरा सिलेक्शन ये क्या कहते हैं 2 मार्क्स रह गया था फाइनल। मैं इंटरव्यू दी थी, उसके बाद मैं कंटिन्यू देती रही, लेकिन 2 बार नहीं दी हूँ। 3 मैंने लिखा है, नहीं हो पाया, तो इस बीच में मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया और अभी पीएचडी कर रही हूँ, तो और अभी कहीं जॉब भी कर रही हूँ बिहार अच्छा जुडिशरी है, में। बहुत बढ़िया है। तो ये सारी फिर क्या कुछ दिक्कत बता। है? हाँ, बताना है। अच्छा ठीक, ओके बिल्कुल सर, बताना थैंक है। आप तो बैठी हुई नहीं रही ना, आप तैयारी की, नेट निकाली, पीएचडी भी कर रही है, साथ-साथ आप मेंस निकल गया, आप इंटरव्यू के लिए है। बिल्कुल बताना। हाँ, जो पीएचडी कर रही है उस सब्जेक्ट का वो थीसिस पेपर या जो टॉपिक है उस पे थोड़ा-सा वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ। एक चीज हम एडिशनली कर देते हैं, हाँ, हाँ। ये जितने भी बेसिक प्रश्न पूछ रहे हैं ये सारे पिछले क्लास में करवाए गए हैं। अलग अलग क्लासों में इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है, क्योंकि आपके मन में बहुत तरीके के प्रश्न उठेंगे, वो उन सभी प्रश्नों के लगभग आंसर दिया गया है। और 1-1.5 घंटे का ही क्लास है। कृपया करके डेली 3 क्लास 4 क्लास करके जितना संभव हो सके उसको एटलीस्ट सुन भी जाइए। अगर आप सुन लेंगे जो पुराना क्लास है, तो मैक्सिमम जो आपका डाउट होता है छोटा छोटा जिसको लेकर के परेशान रहते हैं वो क्लियर ऑटोमेटिक होते चला जाएगा। और फिर कुछ जो नया डाउट होगा फिर हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे।
और उसके आंसर, जैसे आप गैप ईयर पे सवाल पूछ रहे हैं स्विच कैसे किया, तो उसमें कुछ मॉक इंटरव्यू पे भी वीडियो अवेलेबल है, उसमें जो प्रश्न पूछा गया बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर भी किया है। जो अच्छी बातें मिले उसको नोट भी करते चले जाएंगे और धीरे धीरे उसको कंप्लीट कर लेंगे जितना जल्दी, उतना जल्दी आपका जो है छोटा छोटा डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे पुराने भी हैं, क्लास छोड़ दिए थे, क्लास देखे नहीं थे, कोई बात नहीं है, अब देख लीजिएगा, लेकिन सारे क्लास को देखिए कम से कम, बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात मिल जाएंगे आपको क्लास के बीच में, कई बार क्लास के लास्ट में, उसको देख लीजिएगा। टोटल उसको क्लास ऐसा कितना करेंगे होगा आप उसको ऐसा करेंगे आप 1.5x पे 2x पे देख लेंगे, क्या उसमें पॉसिबल है सर? सर? टोटल क्लास कितना होगा? 40 के आसपास होगा। कितना सर? होगा 40 क्लास। तो दिन में 4 भी देखेंगे तो भी 10 दिन में तो खत्म हो जाएगा, 8 दिन में खत्म हो जाएगा। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मेरा इस बार भी मैं 71 का प्री हुआ है, मतलब मेंस का फिर फॉर्म डालना है। तो सर मेरा वो एनओसी मेरा डिपार्टमेंट से नहीं मिल पा रहा है, तो सर क्या करूं सर, ऐसे ही फॉर्म सबमिट कर दूं? एनओसी नहीं मिल रहा है तो आपका 71 जब पीटी के लिए दिए होंगे तो उस समय तो मिला होगा ना? हाँ सर 70 का तो मिल चुका है सर, वो नहीं इस बार के लिए तो 71 जो पीटी के लिए जब आप भर रहे होंगे तो उस समय कुछ दिया होगा ना परमिशन, की नहीं लिए थे परमिशन? सर वो एप्लीकेशन दिया था सर, लेकिन मिला नहीं अभी तक उधर से। कोई बात नहीं, जो नहीं मिला है वो आप 71 पीटी के लिए होंगे तो पीटी के लिए क्या कुछ मिला था कि नहीं, उसी को आप डाल नहीं दीजिए ना। सर, नहीं सर, अगर एनओसी सर रेलवे में तो वन टाइम ही दिया जाता है पूरा फुल के नहीं लिए। तो ऐसा करिए, अपॉइंटमेंट लेटर ओब्लिक रहता है तो यस सर। अपॉइंटमेंट लेटर डाल दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत पर नहीं। तो सर उसमें बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा हुआ है, तो सर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा ना? उससे क्या मतलब, मुझे डालिए। सर मैं भी रेलवे से हूँ, लेकिन मैंने कोई एनओसी नहीं डाला क्योंकि वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय लिखा था और हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो इसलिए मैंने कुछ डाला नहीं था, लेकिन मैंने देखिए अपने अगर जॉब का आपको डिटेल्स बता दिया वहाँ पे। हाँ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहिए, जो आप हैं वो बताइए, उसमें छिपाना नहीं है। इन्फॉर्मेशन तो उसमें बताया आप सर, एनओसी नहीं दी हाँ उसमें। यस सर, मैं प्री के समय सर मैं डाल दिया था, वो ज्वाइनिंग लेटर ऑप्शन में दिया हुआ था, बिहार हाँ गवर्नमेंट तो एम्प्लॉय लिखा है, फिर भी मैं वही दे दिया था। ज्वाइन लेटर डाल दीजिए, निश्चिंत रहिए। यस सर। ठीक है, तो सर सबमिट कर दो सर, कोई इशू? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर, ग्रेजुएशन थैंक में यू सर। मैंने फुल मार्क्स की जगह सिर्फ ऑनर्स का मार्क्स दिया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उससे? नहीं ठीक है, उसको कोई इशू नहीं है, बट बाद में चेंज हो जाता है, वो सब चीजें कॉमन नहीं है, कोई क्योंकि दिक्कत वो नहीं तो है। हाईलाइट करके ऑनर्स का ही मार्क्स देते हैं ग्रेजुएशन में, तो हाँ उसी को ठीक हम है, लोग प्रॉपरली यूज करते हैं। ठीक वही रहेगा, हाँ तो वही चीज है, हाँ बताइए। और सर मैं एक सर फॉर्म में देख रहा था, तो वो एक सर देख रहा हूँ, वो एक मिस्टेक हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या? सर लिखा हुआ था, तो हाँ उसमें सर मैं 4 बार दिया हूँ, तो मैं सर 4 लिख दिया हूँ, लेकिन सर वो था बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो उससे सर कोई फर्क इशू तो नहीं होना है ना? ना, उससे आपको नहीं होगा, वो बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए स्पेसिफिकली है। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, यस सर। सेम क्वेश्चन सर, एक सर मेरे वो जो मैं ज्वाइन किया तो अभी 1.5 मंथ ही हुआ है, और फर्स्ट पीएससी का जो मेरा प्री नहीं करा था, इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एनओसी, तो वहां से बोला गया कि यहाँ से कोई एनओसी नहीं मिलेगा अभी। कुछ नहीं, आप अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा ना? जी सर। वही डाल दीजिए, निश्चिंत रहिए, अच्छा, बाद में लिखा जाएगा चीजें। हाँ बताइए। सर ये जो 70th के लिए जो हमको अगर इंटरव्यू के लिए अगर वो नहीं देते एनओसी, तो उसका कुछ इशू नहीं होता सर? वो बोल दिए क्लियर कट कि एनओसी नहीं मिलेगा अभी। 70 के लिए आपको क्यों एनओसी चाहिए? आप तो पहले ही से थे ना, ज्वाइनिंग तो अब हुई ना आपकी। जी ये सर। रिजल्ट तो ये फॉर्म पहले का है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो चीजें, फाइनल रिजल्ट होने के बाद हो जाएगा, बड़ा बात नहीं है। इंटीमेशन दे दीजिएगा, पहले इंटरव्यू दे लीजिए, या इंटरव्यू ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप एक इंटीमेशन दे दीजिए, एप्लीकेशन इंटीमेशन फॉर अपीयरिंग एट 70th पीपीएससी में इंटरव्यू एग्जामिनेशन, ठीक है, ये करके। ओके सर। सर ये इंटरव्यू बीपीएस कब के से होगा? वाटरमार्क डॉक्यूमेंट्स ये वाले कब मिलेंगे, मतलब कब हम लोग वो डाउनलोड कर सकते हैं साइट से? जल्दी ही आ जाएगा।
और अच्छा, उसमें नोटिस आने के रहेगा बाद। हाँ, और उसमें कुछ एडिट वगैरह करना है तो वो सब फैसिलिटी अवेलेबल रहती है उसमें। अगर अपनी कैलकुलेटर वगैरह हो गया तो उसको फिर से आप अपलोड फिर वाटरमार्क करना है और वाटरमार्क करके फिर चाहिए। ओके सर। हेलो सर। हेलो सर सर बताइए। मैंने सर 2020 में सर बीटेक किया था और सर 2021 में सर मात्र सर 10 मंथ के लिए मैं सर कॉग्निजेंट ज्वाइन किया था सर। फिर उसके बाद 67 के बाद सर फिर तैयारी में ही लग गया। तो सर वो बताना चाहिए क्या आपको जॉब के बारे में? कितने दिन जॉब किया था आपने? 10 मंथ जॉब की सर, 10 हाँ, मंथ। बताएंगे बिल्कुल। तो सर फिर वो तो पूछेंगे ना जॉब के बारे में, क्या क्या तो हुआ नहीं तो हुआ। जैसे 20-25 हो गया ना, तो जी जी जॉब में क्या प्राइवेट सेक्टर का जॉब सर। था? जी जी प्राइवेट सेक्टर था मेरा सर। कॉग्निजेंट था। कॉग्निजेंट अच्छा, था सर, और वो सर 3-4 मंथ तो सर ट्रेनिंग में ही चला गया था। तो वो हम लोग को जो मेरा जो शेयर पॉइंट तो डोमेन था आप तो उस क्या क्लाउड। चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं? सर वही कैसा, क्योंकि 5 साल सर गैप इधर हो गया है ना, तो सर क्या सही हम्म। रहेगा, उसको बताना या नहीं छोड़ नहीं, दे। आप बता देते ना कि हमने जो जॉब किया, कुछ दिन वर्क किया, वर्क करने के बाद आई डोंट फील कंफर्टेबल कि मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, तो फिर आप इधर आ गए हैं। और क्या क्या दिक्कत बता है? देना आई चाहिए सर। सेक्टर, हाँ बिल्कुल, आप 1 साल उधर दिखा दीजिए ना। ठीक है सर। नेक्स्ट प्रश्न। सर इंटरव्यूअर के पास हम लोग का सिर्फ नाम वगैरह जाता है सारा कुछ क्या? वही 2 रहता है, प्रपत्र जो है आपका 1-2 भरते हैं ना, वही रहता है। सर प्रपत्र में तो नाम रहता है ना फिर? रहता है। सर इंटरव्यू जिस दिन होगा सर उस दिन भी सर कुछ डॉक्यूमेंट ले जाना है, बस सर सिर्फ नॉर्मल वे में जाना होता है? देखिए, अब ये पहले करा लेंगे डीवी तो फिर नहीं ले जाना है, साथ में कराएंगे तो ले जाना है, नोटिस आ ही जाएगा तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अब तो अंदर, 1 पहले ही सप्ताह। करवा लेता है मोस्टली। हाँ, तो पहले ही करा लेंगे तो ओके फिर। सर। ड्रेस सर अभी तुरंत ले लेना चाहिए हाँ, या सर थोड़ा सा? ड्रेस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी से ही आप लोग सिलवा लें, इनको सिलवाना है। गर्ल्स अपना साड़ी वगैरह खरीद लें, साड़ी पहनना है, कैरी करना है। ड्रेस बॉयज के लिए अपना सूट पैंट सिलवा लें अच्छे से और कंफर्टेबल हो, और उस पे क्या पहनेंगे 2 सेट रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप उस दिन पहन रहे हैं, आप पता चल रहा है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, टाइट हो गया, ढीला हो गया, तो वो भी नहीं ध्यान रखना है। तो उसको पहन लें अभी से ही, और 1-2 मॉक भी दे लें उस पे, फिर अच्छे से 2 साफ करवा के आयरन करवा करके ये चीज़ कर लें, तो वो अच्छा है। सर हाँ। सूट का सर कुछ कैसे सूट के पता लिए करें कि कौन सा बेहतर होगा? शर्ट जो शर्ट पैंट होता है ना, वो प्रयास शर्ट का ये ध्यान रखना है कि लाइट कलर शर्ट हो, व्हाइट हो सकता है, क्रीम कलर का हो सकता है, लाइट पिंक हो सकता है। ये शर्ट जितने भी होंगे लाइट कलर के होंगे, और अगर सूट पहन रहे हैं दोनों ऊपर नीचे सेम नहीं रखना है, तो उसमें ब्लू रख सकते हैं, आप ब्लैक रख सकते हैं, या स्काई ब्लू लाइट, जो स्काई आसमानी कलर जो होता है वो रख सकते हैं, उस प्रकार का आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक हो गया, ब्राउन भी रख सकते हैं, लेकिन ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, नेवी ब्लू ये सब थोड़ा-सा स्टैंडर्ड कलर होता है सूट का। और सर पैंट और सर ब्लेजर का कलर सेम होना चाहिए? हाँ, सेम रखना है, अच्छा रहेगा, बिल्कुल। ठंड का एक ही समय टाइप है। का होना चाहिए। और टाई, अगर व्हाइट रख रहे हैं तो व्हाइट पे रेड टाई रखिए, वही ब्लू टाई भी रख सकते हैं, देख लीजिएगा उसको मैच करना चाहिए, अच्छा लगेगा। अभी से ही सिलवा लें, उस समय पैनिक वाला कंडीशन ना हो कि मॉक भी देना है, तो ये भी करना है, वो भी करना है, नहीं एकदम डेट सिंक्रोनाइज़्ड वे कब में तक हो करिए। सकता है इंटरव्यू का सर? जैन ही जाएगा, जैन तो जाएगा ही। एफएओ का आया हुआ सर, एफएओ का 10 तारीख से है। हाँ, तो एफओ का तो उसमें है। बच्चे तो कम है ना एफओ में, उसमें बच्चे जी सर, शायद कम है। एक ही दिन ले रहे हैं वो। हाँ, तो जैन आप तैयार रखिए कि हम दिसंबर तक कंप्लीट कर लें। सर हेलो सर। एईडीओ के बाद सर ग्रेजुएशन क्या? सर हम लोगों का डेट कब तक एईडीओ अनाउंस पेपर होगा? के बाद होने वाला है क्या इंटरव्यू? हाँ हाँ, एडीओ के बाद ही 16 जनवरी के बाद ही 20 जनवरी के आसपास। सर डेट पता कब चलेगा? ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा?
कम से कम 6 से बेसिक 12 तक का एनसीईआरटी उस सब्जेक्ट का तो पता ही होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या है आपका? जैसे मैथ में क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े उसमें। मैथमेटिक्स का तो क्वेश्चन दे दिया, उसको बैठ के सॉल्व कर लीजिए। सर मेरा बीसीए रह सॉल्व भी गया कराते हैं वहाँ पे। क्या करें? बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, उसको बैठ के सॉल्व करेंगे तभी तो कुछ सीखेंगे ना। सर इंटरव्यू का शेड्यूल कब तक आएगा? 1 जनवरी या 2 जनवरी के आसपास में आ जाएगा। आपको फॉर्म भरने वगैरह के लिए, अपलोड करने के लिए सब दे देगा। सर कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका ग्रेजुएशन है उसके लिए क्या जिसका तैयारी किया जाए? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का क्वेश्चन दिया ही गया है, सेम ही तो सिलेबस है। आप लोगों ने देखा नहीं है इसका मतलब ग्रुप को अच्छे से, जो आपको प्रोवाइड करवाया गया है चीजें, तो खोल के अच्छे से देखिए। 1 घंटा 2 घंटा लगाइए, उस पर पूरा पता चल जाएगा। जो आपके काम का पीडीएफ है उसमें देखिए, बहुत तरीके का पीडीएफ उसमें, सबके काम का सब पीडीएफ नहीं है। आपके काम का जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उस पर अपना काम स्टार्ट कर दीजिए। सर आपने किस वीडियो की बात की थी? मैं थोड़ा लेट से ज्वाइन करी थी, प्लीज एक बार बता देते। टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे ना, वहाँ आपके मैथमेटिक्स का जैसे है वहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल होगा, आपके हॉबीज का क्वेश्चन अवेलेबल होगा, उसको देखेंगे, उसको ओके सर, निकालेंगे, ठीक उसको है। पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एसटी ऑप्शनल का है, क्वेश्चन आंसर दोनों अवेलेबल करवाया गया है उसमें। थोड़ा सा उसको सर्च कीजिए अपने, आपको जो सुविधाएं प्रदान की गई है उसको थोड़ा पढ़ना भी तो है, खोल खोल कर देखना भी तो है। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ। मैं ग्रेजुएशन तक का ही अपना क्वालिफिकेशन बीपीएससी में डाला था फॉर्म भरते समय, बल्कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा हुआ है, तो क्या इशू होगा वहाँ पे? बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए? देखिए, इंटरव्यू में एक बात कॉमन समझ लीजिए कि जो जिस चीज में आपका कमांड है, जिस चीज में आपको नॉलेज है, उस चीज को सामने प्रस्तुत करना चाहिए। और जिस चीज में आपको नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि हम कंफर्टेबल नहीं है इस चीज पे बात करने में, उसके तो छुपा लेना चाहिए। हाँ सर, उसके पीछे ये है कि बीच में मेरा गैप हो गया, और गैप के बाद मैंने एमए किया है, तो आपके अगर हाँ। देखिए नॉलेज है अगर पीजी में, तब तो बताइए। अगर नॉलेज ही नहीं है, कुछ नहीं बोल पाएंगे, तो उससे अच्छा है कि गैप ईयर पे बात कर लीजिए। बात सर नॉलेज की नहीं है, बात ये है कि मैंने उनको जानकारी प्रीलिम्स में दे नहीं रखी है, तो इस वजह से जैसे वो जो फॉर्म भरते समय जो जानकारी देनी चाहिए थी, तो इसके बेसिस पे कोई इशू तो नहीं होने वाला? मैं ये पूछना चाहता नहीं। हूँ। ठीक है। हेलो सर, मेरा एक प्रश्न है सर। हाँ रंजीत बोलिए। सर हम प्री एग्जामिनेशन के समय एनओसी लिए हुए थे सर, हम सेक्रेटेरिएट सर्विसेज में है सर एएसओ। हाँ। तो सर अभी हमें इंटरव्यू के समय एनओसी लेना पड़ेगा या फिर नहीं सर? नहीं, आप प्री के समय ले लिए है ना, बस कुछ नहीं करना है। आप परमिशन ले लीजिए, परमिशन फॉर अपियरिंग बीपीएससी इंटरव्यू है ना, 70 बीपीएससी इंटरव्यू, इंटीमेशन लेटर दे देंगे। वो सब हो गया, एक ही बार हो गया वो। ठीक है सर। जब एएसओ के रूप में काम कर ही रहे हैं, तो फिर पूछा जाएगा कि बीपीएससी माने कर सकता क्या है? सर कंप्यूटर एप्लीकेशन का नहीं मिल रहा सर टेलीग्राम पे, क्या मिल हाँ जाएगा सर, तो ये सर कंप्यूटर गैजेटेड साइंस ऑफिसर इंजीनियरिंग नहीं में है होगा। इसलिए सर अपना। आप लोग के पास अवेलेबल नहीं है सर अब? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का होगा, सेम सिलेबस है। सर इंजीनियरिंग का लेवल बीसीए से बहुत ऊपर है सर। नहीं, अरे उसको आप खोल के तो देखें, सामान्य प्रश्न ही पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सर एक बार आप फिर से सेंड कर दीजिए ना, अगर आपके पास फोल्डर में हो तो। वो तो टीम कर देगा फिर। रंजीत बताइए। सर वो मेरा सर अराजपत्रित पद है सर ये, तो इसलिए सर हम अपना जॉब अपग्रेड करने के लिए सर उसमें सर हम जाना लेवल तो चाहते 7 हैं। ही है ना आपका? हाँ सर, लेवल 7 है सर। तो बढ़िया तो है, पटना में मिनी आईएएस कहलाता है वो। हाँ सर, लेकिन सर रह तो जाएंगे सर एक एज ए क्लर्क ही ना सर। तो लेवल 7 ठीक यहाँ भी है मिल रहा है। रंजीत, हाँ सर। उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि एक और अच्छा मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मौका मिलेगा। कहाँ से रूट्स डेवलपमेंट को लेकर के सब थोड़ा सा बातें बना लेना है, उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, हाँ सर, अलग ये अलग। सवाल हमको सीडीपीओ में भी पूछा था सर, ये जो सब हाँ। आप सर जो सवाल पूछे उसका इंटरव्यू में हमसे पूछा था
कि प्रखंड में क्यों वो धूल फाकने जाना चाहते हो। तो सर हम वो हाँ। इम्तियाज अहमद करके थे सर, चेयरमैन सर वो। हम्म, हम जवाब दिए थे लेकिन सर कि पदाधिकारी बनने का मौका मिलेगा सर यहाँ पे, तो सहायक कैसे काम कर रहा हूँ सर, तो इसलिए। और वहाँ पे एक ग्राउंड लेवल पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी अलग अलग फील्ड में काम करने का, चाहे वो इलेक्शन हो, आपदा हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अलग अलग कैंपेन में। बताइए इस चीज़ों को, रखिए बात को। नहीं मैं एग्जाम्पल ये सब क्यों पढ़ाया था प्रशासन, इसलिए ना पढ़ाया था। अभी हाँ सर, ये ठीक है डॉक्टर सर। अम्बेडकर समग्र सेवा, सर डॉक्टर अम्बेडकर समग्र सेवा एक सर हम ग्रास रूट लेवल पे जो छूटे हुए टोले थे, हम उसमें एक सहयोग की भूमिका निभा रहे हैं। एक हमारा एक छोटा-सा योगदान हो रहा है, जो योगदान यहाँ हम नहीं दे सकते सर बैठे हुए कलेक्ट्रेट या सेक्रेटेरिएट के ऑफिस में। यस सर। उसको जोड़िए, एग्जाम्पल से जोड़िए ना। ठीक है सर। सर अभी आपका मेरा बेतन क्वेश्चन कितना था, रंजित वहाँ पे? मेरा बेसिक सर यहाँ पे हो गया सर 53,000 सर कुछ रुपए है बेसिक। हाँ, और इन हैंड? और सर ग्रोस हो गया सर 1 लाख के लगभग सर। obvious सी बात है, सैलरी भी ज्यादा मिल रहा है। हाँ, तो आपका तो एचआरए वेतन ज़्यादा घट होता जाएगा है ना, वहाँ से। एचआरए क्या ज़्यादा सर? होता है। सर का तो वेतन घट जाएगा रंजीत जी का। हाँ सर, लेकिन सर हम अपना पद बढ़ाना चाह रहे हैं सर, वो ये चीज़ है सर। नहीं ठीक है रंजीत। हाँ, नेक्स्ट क्या पूछ रहे थे कोई? सर मेरा क्वेश्चन था कि मैं ग्रेजुएशन से पहले कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा की हूँ, तो क्या उसे डैप में मेंशन करना पड़ेगा? आप करना चाह देखिए अगर डीसीए ज़्यादा वगैरह गैप किए ईयर, क्या? नहीं सर डिप्लोमा की है। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा की हूँ। अच्छा डिप्लोमा। और ये काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 19 में ही मेरा हो गया था। 19 से 22 तक मेरा ग्रेजुएशन था, तो क्या उसको मेंशन करना पड़ेगा? नहीं तो अगर आप देख के कंफर्टेबल है तो करिए, तो छोड़ दीजिए, इसी को रखिए, अपना ग्रेजुएशन को अच्छे से काम करिए इस पे। ठीक है। थैंक यू। नहीं सर, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ इसलिए पूछ रही हाँ हूँ तो आपसे। ग्रेजुएशन पे ही काम कर लीजिए अच्छे से। क्या है सब्जेक्ट? हिस्ट्री सर। हाँ तो इसी पे काम करिए। थैंक यू। सर नमस्ते। नमस्ते, बताइए। सर उनके पास जो प्रपत्र होगा उनमें ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के साथ सब्सिडरी जो सब्जेक्ट होते हैं उनका भी डिटेल्स होगा? नहीं। वो तो आप लिखते हैं ना उसमें कि ग्रेजुएशन कब किया है, इतना ही तो लिखते हैं। कौन सा उसमें आप कुछ अच्छा, नहीं लिखते सर, हैं? साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी ले लिया था सर, तो उसका तो कुछ नहीं देखना पड़ेगा सर कुछ? हाँ। धन्यवाद सर। सर पिछले साल का प्रपत्र सर भेज देंगे ग्रुप में? हाँ अवेलेबल है 69th का। अच्छा अवेलेबल है, ठीक है मैं देख लेता हूँ। बहुत पहले अवेलेबल करवाया गया है। ठीक ठीक। गुड इवनिंग सर। यस गुड इवनिंग। यस सर, मेरा डाउट था एक कि जैसे जब मैंने मेंस का फॉर्म फिल किया था ना, तब मेरे पास जॉब नहीं थी, बट उसके बाद जॉब आई है। वो दूसरी, मतलब वो बिहार स्टेट की नहीं है और सेंटर की भी नहीं है, बट दूसरी स्टेट की जॉब है। बट सर जैसे अभी आपने कहा कि आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, जो भी एक्चुअल है वो रिवील करना है। सर बट मेरे पास एनओसी अवेलेबल नहीं है, और शायद मिलेगा भी नहीं अभी इतनी जल्दी। तो फिर एनओसी की जगह मैं क्या प्रेजेंट करूंगी अगर डीवी के बाद वो मांगते हैं तो? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ज्वाइन कब किया है? सर मेरी ज्वाइनिंग हुई है जून में। जून 25 है ना? यस सर, यस सर। तो ये सारी प्रक्रिया तो पहले ही हो गई थी, है ना? हाँ। एनओसी क्या नहीं देना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं वो? सर आप वो अभी जानते हैं ये? हाँ, सर वो बोल इंटीमेशन दीजिए, ज़्यादा दिमाग में नहीं लगाइए इसमें, वो देंगे भी। हाँ, क्या बोल रहे हैं बताइए? सर क्या जैसे बता? वो बोल रहे हैं कि अभी तो आप प्रोबेशन पीरियड पे हो, तो अभी हुँ। आपका एनओसी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नहीं मिल सकेगा, वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, आप अपने स्तर से एक एप्लीकेशन दे दें और आप अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, ठीक है? बाकी चीज़ें जब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर करना है। सर इस बेस पे अभी आप यहाँ पे नहीं बताएँ, यहाँ क्या बताइएगा? यहाँ पे देखिए दो इंटरव्यू बातें में हैं। सर एक मतलब बात है इंटरव्यू। कि डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में, ठीक है। जी जी। दूसरी बात होता है इंटरव्यू के सामने अपनी बातों को रखना। जब आप इंटरव्यू के सामने इंटरव्यू बोर्ड में बातों को रखने जाते हैं, वहाँ आपके डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होते हैं और ना ही कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए वो कहते हैं, ठीक है। जी जी। तो जैसा आप इंटीमेशन लेटर दे देंगे, ठीक है,
तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार स्टेट से अदर स्टेट के एम्प्लॉय हैं, बहुत कोई बेनिफिट उसका है नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन उनको दे देंगे, वो लेते हैं ठीक है, नहीं लेते हैं ठीक है, जो बोलना उनको बोल देंगे। अब आपका ठीक है। दूसरा पार्ट आता है इंटरव्यू में प्रस्तुत करने का, कि आप बेरोजगार नहीं हैं, आप जॉब में हैं, जी। ठीक है। तो इस मामले में क्या करना है आपको, तो वहां पे बताना है कि हाँ सर, मेरी अभी भी नौकरी लगी है, जून 2025 से मैं एम्प्लॉयड। ये क्या करेगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, और कुछ मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे इंटरव्यू। ओके। ठीक है, दोनों पार्ट समझ लिए। जी सर। मतलब डीवी के वक्त बस इस बात पे कैंडिडेचर मेरा रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा कि मैं एनओसी नहीं प्रोड्यूस कर पाई हूँ? ठीक है सर, ओके। कोई कैंडिडेट से रिजेक्ट करने का किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं है। और सर मेरा एक और डाउट था, जैसे मैंने अभी सर्टिफिकेट्स वगैरह एनालाइज किए हैं, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था बीपीएससी में। तो सर मैंने जो मेरा 10th में, जैसे मेरे फादर के नाम के आगे सिन्हा लगा हुआ है, तो 10th वाले में उन्होंने डबल एच लिख दिया है, ठीक है। बट 12th और ग्रेजुएशन और बाकी डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मल है, SINHA। तो अब बट मैं नोटिस में पढ़ रही थी कि आपके नाम जो है वो 10th से मैच होना चाहिए। हाँ। तो सर देखिए, मैं बता देता हूँ हाँ बताइए रुपेश जी। सिंपल सा एक एफिडेविट बनवा लेना, जिनका नाम में कहीं भी कोई अंतर दिखता हो, आधार कार्ड में, 10th में, 12th में, वो 10th से मैच नहीं करता हो, एक नोटरी से ही या फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, जिससे बनवाने का मन है बनवा कर लेकर चले जाना है। जहाँ जहाँ मिस्टेक है उसको दिखा देना है कि हाँ सर, नाम में ये व्यक्ति सेम ही है, ये व्यक्ति एक ही नाम से जाने पहचाने जाते हैं, इनका यहाँ पे जो है किसी नाम मैच लगा हुआ है, यहाँ पे ए लगा हुआ है, लेकिन दोनों व्यक्ति सेम है। सर ये एफिडेविट मुझे खुद से पहले ही डीवी के वक्त बना के लेके जाना पड़ेगा? हाँ। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ। ऐसा एक सवाल था, जब मैंने बीपीएससी का जो फॉर्म भरा था तब उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, और अभी वर्तमान में मेरा 21 प्लस हो गए, तो हम सिर्फ 20 ही साल के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए या 21 साल के लिए भी हो गए? उसी समय 20 साल के लिए 20 साल के लिए होंगे, जो 70 में जैसे 3 पोस्ट है तो 3 पोस्ट के लिए होंगे ना? यस। सर मेरा एक क्वेश्चन और है कि हाइट का जैसे थोड़ा सा इशू चल रहा है, 164 कभी किसी से नापता हूँ तो पॉइंट में ज्यादा हो जाता है, कहीं कम होता है, तो क्या डीवाईएसपी के लिए प्रेफरेंस भरना चाहिए मुझे या उसको छोड़ देना चाहिए? आपको प्रेफरेंस भर देना चाहिए, उनको मेजर करने दीजिए, अगर मेजर करेंगे पास होंगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरा पोस्ट तो मिल तो ये फाइनल रिजल्ट से पहले ही मेजरमेंट हो जाएगा मेरा? हाँ, वो इंटरव्यू से भी पहले हो जाएगा। सर जो मेंस में हम लोगों ने पोस्टिंग के लिए नंबरिंग किया था रैंकिंग के साथ, क्या डेफ में भी वही करना होगा या फिर चेंज भी कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। जी सर। सर हाइट का प्रॉपर मतलब 2-3 सेंटीमीटर कम है, तो उस स्थिति में सर तो डीएसपी को सबसे लास्ट में दे देंगे, क्योंकि वो तो फिर एलिजिबल नहीं हो सकते ना उसके लिए। 2-3 सेंटीमीटर कम है तो दे सकते हैं, तो इंटरव्यू में भी पूछेगा तो बता दीजिएगा कि सर चूंकि मेरा हाइट ही नहीं है। तो सर उसको लास्ट में कर देंगे, जैसे मेंस फॉर्म में भी कर दिए थे सर, उसको लास्ट में डाल दिए थे। कर सकते हैं, पूछा जाएगा तो बता दीजिएगा सर मेरी हाइट ही नहीं है। यस सर। और जिनको प्रश्न से डर लगता है उसको डाल दीजिए ऊपर में ही, वो मेडिकल लेना उनका काम है, डिस्क्वालीफाई करना डीएसपी के लिए उनका काम है, वो कर देंगे अपना, मेडिकल बोर्ड लिख के दे देगा नॉट फिट फॉर पुलिस सर्विसेज। और अब बच भी जाते हैं अपने क्वेश्चन से कि इसको यूं कहाँ, यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों रखा, यहाँ क्यों रखा। तो अगर सर नीचे रखते हैं तो सर वो सिंपल, अगर बोलेंगे सर मेडिकल फिट ही नहीं थे तो वो तो फिर अपने सिंपल से आंसर देंगे, उसके बाद कुछ प्रश्न पूछेंगे भी नहीं वो। यस सर। सर मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद, लेकिन सर मैं अपने रिसर्च में सर टाइम नहीं दे पा रही हूँ उधर, मैं नहीं मतलब फोकस कर पा रही, क्योंकि सर मैं 2 साल से बीपीएससी का ही तैयारी कर रही हूँ। तो क्या सर पीएचडी के बारे में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? नेट जेआरएफ क्वालिफाइड तक बताइए, उसको छोड़ दीजिए। ओके ठीक है सर। थोड़ा बहुत भी पकड़ है तो चर्चा करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी नहीं सर आता है क्या तो रिसर्च से डीप में क्वेश्चन पूछेंगे या नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे?
क्वेश्चन नॉर्मल ही रहे हैं, बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं हम लोग। ओके सर। बताने से बेनिफिट ये होता है ना कि आप कुछ कर रहे हैं। यस सर। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? अब सभी लोग अपना ड्रेस वगैरह रेडी कर लें, जिसको हेयर कटिंग करवाना है ये सब सारा चीज धीरे धीरे ठीक कर लें, जिसको शेविंग करना है, जिसको बियर्ड के साथ जाना है वो अपना सारा चीज देख लें। कपड़ा कहाँ सिलाई जाए सर? जो बढ़िया डायमंड है या कहते हैं अरविंद है, ये सब दुकान में खरीद के सिला सकते हैं, या फिर जो अच्छे अच्छे ब्रांड के मिलते हैं, जितनी भी आपकी सर कैपेबिलिटी। लोकेशन से शेयर किया जाए, कोई जो बढ़िया से करता हो, चूंकि आइडिया नहीं है पटना में कौन करते हैं। जो शोरूम है ना, शोरूम के अंदर ही टेलर रहता है, उन्हीं को दीजिए। देखिए, अगर आपका अच्छा है फाइनेंशियली तो करा लीजिए, चाहे वेन्यूसन है, ब्लैकबेरी है, एरो है ना, डायमंड है, तो वहाँ पे आपको जब कपड़े लेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। सबसे बेहतर ये होगा कि कपड़ा लेकर के ही सिलवा लीजिए, तो उसमें आपको फिटिंग होगा। तो वहाँ पे जहाँ से लेंगे आप कपड़ा, वहाँ आस-पास आपको टेलर अच्छे ही रहते हैं या शोरूम के अंदर भी होते हैं, तो वहाँ से ले लीजिए और अच्छे से सिलवा लीजिए। और अभी से ही देखिए, शर्ट कोट पैंट तो एक ही रखिए, 2 रखिए, देख देख लीजिए, लेकिन शर्ट कम से कम 1-2 रखें और उसको बाकायदा जब भी जाएँ मॉक तो वही पहन कर के जाएँ और हैबिट में लाएँ। टाई का भी कलर अभी चूज़ कर लें, देख लें कि क्या पहनना है, ये सब चीज़ें कर लें अभी से ही। और सर शू और बेल्ट का कलर सर थोड़ा बता देते। हाँ, शू और बेल्ट का कलर एक रहेगा। अगर आप ब्लैक बेल्ट पहन रहे हैं तो ब्लैक शू पहनेंगे, अगर ग्रे बेल्ट पहन रहे हैं तो ग्रे रखेंगे, ब्राउन, ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, यही 3 रहेगा। उसका सर टाई के कलर से कोई इशू तो नहीं है? नहीं, टाई के कलर से इश्यू नहीं है, बट ये ध्यान रखना है कि जो टाई होता है, टाई की लेंथ जब आप खड़ा हो रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि बेल्ट से बेल्ट तक टच हो सकता है, मतलब बेल्ट के नीचे नहीं जाना चाहिए टाई का लेंथ। वो सब फिट आप जब पहनेंगे तो आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, इसको इतना ही रखना है। कैरी करने अच्छे तरीके से कैरी करना है, अभी से ही हैबिट में ले आइए उस चीज़ को। और शूज़ भी रहेगा तो उसमें ब्लैक रहे, ब्राउन रहे, यही सब रखना है शूज़ भी। सर अभी शूज़ का तो ठंड का हाँ, बताइए। सर अभी ठंड का समय है तो क्या लड़कियों को भी ब्लेजर पहनना होगा? हाँ, ब्लेज़र कैरी करना है, बिल्कुल करना है। ओके सर। तो सर ब्लेजर सिलवाना है या सर ब्लेजर रेडीमेड भी ले सकते हैं? रेडीमेड देखिए, रेडीमेड में क्या होता है कि फिटिंग अच्छी नहीं होती है, तो मैं ये यस कहूँगा सर। कि सिलवा लीजिए, अगर थोड़ा-सा तो भी। सर रेमंड में सर मिल जाएगा ना ये? हाँ, मिल जाएगा, बिल्कुल। कोट लेना होगा ना सर, कि ब्लेजर से काम चल जाएगा? नहीं, कोट पैंट मतलब कोट क्यों लेना पूरा है? सूट अरे वूट देखिए, सिलवा लें। सूट पैंट जो होता है ना, उसमें आपका अच्छे तरीके से वो आप इनर पहन लेंगे, शर्ट पहन लेंगे, काफ़ी है वो। बाकी तो अंदर आपको ठंड लगेगी नहीं, जैसे ही बीपीएससी के बिल्डिंग में घुसेंगे, ठंड कहाँ लगेगी? हर जगह तो ये है, पैक्ड सर रहेगा। गर्ल्स के लिए ब्लेजर ब्लैक ही होगा या फिर कोई और भी कलर ले सकते हैं लाइक ब्राउन? देखिए, साड़ी में प्रयास ये करना है, बाकी मैम लोग आएगी तो बताएगी। साड़ी भी रहेगा, लाइट कलर का ही रखना है, जैसे आपका ये ग्रे कलर का होता है, ये लाइट पिंक भी रख सकते हैं, लाइट कलर का होना चाहिए और उसमें बॉर्डर वाला होना चाहिए। और ब्लेज़र है तो मतलब वेस्ट से नीचे मतलब थोड़ा-सा ल लॉन्ग लेंथ वाला रहे, शॉर्ट वाला इससे अच्छा रहेगा कि लॉन्ग लेंथ का रहे। कलर सर? कलर ब्लू वही कलर, डार्क कलर ब्लैक है। कलर, हाँ, डार्क कलर रहेगा। सर साड़ी के नीचे फुटवियर में? साड़ी के नीचे तो फुटवियर तो जनरली अ, सैंड जैसे जो लेंथ जिनका जो हाइट अच्छा है, तो फ्लैट पहनेंगे, फ्लैट सैंडल। उनका हाइट कम है तो थोड़ा आप कैरी कर पाएँगे तब पहनेंगे, अगर नहीं कर पाएँगे तो फिर फ्लैट ही देख लेना है कि कैरी हो जाना चाहिए साड़ी अच्छे से। सर ये शू नहीं तो पता चला चलेगा ना? शू चल सकता है, हाँ। वो बेहतर होता है कि सैंडल पहने। नहीं ठीक है, ठंड का समय है तो चल सकता है। ठंड है तो। हुँ।
बीपीएससी ऑफिस के अंदर बहुत ठंड नहीं लगने वाला है। ज़्यादा इसी ठंड नहीं तरह लगेगा, करते हैं। तो मैं हाँ, बिल्कुल, अंदर जाने के बाद ठंड नहीं लगेगी, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसा। ओके सर। हाँ सर, साड़ी का जो वो होगा कि खादी लेंगे या फिर कोई भी सिल्क टाइप का ले सकते हैं, कॉटन? कॉटन में बाकी मैम आएगी तो बता देगी, कल या परसों मैम आएगी, बता देगी अच्छे से। उसमें ये ध्यान रखना है कि प्लेन हो, बॉर्डरिंग बस लास्ट में हो, बहुत ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं हो, बहुत कम भी नहीं हो, और साड़ी प्लेन ही हो, या मधुबनी जिनका है तो मधुबनी पेंटिंग वाला हो तो सबसे अच्छा हो, जिनका हॉबी है या उस तरह का है तो भी चल सकता है। मतलब जो भी हो अच्छे से कैरी हो, अच्छे से प्लेट बना हुआ हो, ये सब ध्यान रखना होगा, प्रैक्टिस कर लेंगे। सर पैंट की लंबाई जो सर नीचे जो शू से सर टच करता हो या सर उस पे और एक फोल्ड जैसे एक थोड़ा सा नीचे डाउन हो जाता है उस तरह हो, कितना सर रहना चाहिए? मतलब एंकल लेंथ है ना, उससे थोड़ा सा नीचे रखिएगा, ताकि जब आप बैठें तो बहुत ज़्यादा ऊपर ना आ जाए पैंट, है ना? यस सर। ठीक है फिर, और कहीं का कोई प्रश्न करिए, है? बाकी हाँ, बाकी क्लास रेगुलर चलेगी आप लोग की, और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है रुपेश सर। मॉक इंटरव्यू में अब क्या होगा कि जिनका मॉक इंटरव्यू रहेगा उनको लिंक अवेलेबल हो जाएगा, और जिनका नहीं है तो उन्हें बैठने की बहुत आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे मॉक में आप लोग देख चुके हैं प्रश्न को। ठीक है, तो अपना समय आप पढ़ाई में लगाएंगे, जितना मैक्सिमम लगाना है, और बहुत सारे मॉक पहले से है भी पढ़ा हुआ, उसको देख भी लेंगे तो बहुत सारा आइडिया मिल भी जाएगा। अपना पढ़ाई करते रहिए। मुझे एक चीज पूछना था, मेरा रोल नंबर स्टार्टिंग में ही है, तो ये कब से स्टार्ट हो सकता है इंटरव्यू? इंटरव्यू तो 20 जनवरी के आसपास स्टार्ट होगा। अच्छा। ठीक है, और स्टार्टिंग में जिनका है तो उनका पहले होगा, और क्या। थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे मुझे क्लासेस लेने हैं, तो ये कैसे लें, समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो यूपीआई तो दिया गया है, क्या कर स्कैन करके पेमेंट कर दें? बस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर कर देना पेमेंट। सर वो स्क्रीनशॉट किस पे शेयर करें, नंबर पे जो दिया गया है? हाँ, थैंक यू। उसमें नंबर लिखा हुआ भी है। जी जी। सर प्रपत्र फिर से सेंड करवा देंगे सर, वो 69th वाला। नहीं मिल रहा है, पिन करवा दें। नहीं सर। सर कंप्यूटर साइंस वाला भी क्वेश्चन सेट करवा दीजिए। ये करवा देंगे। ठीक सर कॉमर्स के लिए